स्क्रीन शो होगी सबको? जी सर। अच्छा अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रिकर्जन। थोड़ा सा टफ टॉपिक है। टफ इस सेंस में है कि बस आप लोग इसको कभी इतने डिटेल से पढ़ते नहीं हो, बस डेफिनेशन देखी और देख ले भी इस तरीके से होती है और चलो भाई। तो हो सकता है ये थोड़ा सा टफ लगे आपको क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक है काफी, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको आसान से आसान तरीके से समझ सके। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखें जी, पहले हम देखेंगे रिकर्जन क्या है, उसकी टाइप्स, टाइप्स बाद में फिर हम देखेंगे कि रिकर्जन वर्क कैसे करती है। अच्छा, उसका बाद आपको पता कैसे चलेगा कि कोई किसी सिस्टम में या कोई आपसे कहता है कि ब्लैक एंड व्हाइट या कागज पे, पेपर पे, पेंसिल पे, कहीं पे कैसे भी ट्रेस करके दिखाएं जी रिकर्जन कैसे कैसे वर्क करती है, क्योंकि इसके चलने का तरीका जो है वो किसी आम आइट्रेशन से या फंक्शन कॉल से डिफरेंट होता है। अब देखेंगे इसका ट्रेसिंग का मेथड क्या है, और फिर हम देखेंगे कि रिकर्जन स्टैक ही क्यों यूज करती है। उसके बाद टाइम कम्प्लेक्सिटी की कल मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी, तो उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि हम रिकर्जन की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं। और एक नई चीज आज हम देखेंगे रिकंसोलेशन क्या होता है। रिकंसोलेशन हमने वैसे एल्गोरिथम्स में भी पढ़ना था, लेकिन चलो अगर यहाँ कवर हो गया तो ठीक है, करना फिर हम इसको एल्गोरिथम्स में देख लेंगे। वहाँ पे एक बड़ा फेमस थ्योरम है मास्टर थ्योरम, उसके थ्रू हम ये रिकंसोलेशन फाइंड करते हैं। अच्छा, ये रिकर्जन के टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद हम रिकर्जन की टाइप्स को देखेंगे, कितने टाइप्स की रिकर्जन है, मुख्तलिफ तरीकों से इंप्लीमेंट हो सकती है, आप लोग देखोगे। फिर इसके हम एक आधी एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर जो मशहूर जमाना प्रॉब्लम है टावर ऑफ हेनोए, जिसको कहते हैं कि रिकर्जन की बेस्ट एग्जांपल अगर देनी हो कि कौन सा प्रॉब्लम बेस्ट सॉल्वेबल है रिकर्जन के साथ, तो उसको टावर ऑफ हेनोई का या हेनोई जो भी पढ़ लो उसकी एग्जांपल दी जाती है। जब हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो देखेंगे। अच्छा, उससे स्टार्ट करने से पहले ये जो है एक थोड़ा सा सिंटैक्स देख लें। हमने आज तक काफी फंक्शन वगैरह जो है ना बनाना सीखा है, बेशक वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हो या वैसे भी। अच्छा, आपको पता है कि एग्जीक्यूशन हमेशा जो है मेन फंक्शन स्टार्ट होती है। क्या होता है कि लाइन जितने भी लिखी होती है पहले लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, उस पर जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसको फुलफिल करता है, सेकंड को, थर्ड को, जहाँ पे। और जैसे ही कोई फंक्शन कॉल आती है तो उसके बाद कंट्रोल क्या करता है कि वहां से शिफ्ट होके जिस जगह पे एक्चुअल इस फंक्शन की डेफिनेशन पड़ी होती है वहां पे शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद कंट्रोल वहां से सिक्वेंशली स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ आने के बाद वो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, उसको एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड को करेगा, थर्ड को करेगा, और उसके बाद जितनी भी होगी, यहाँ बस मैंने दो तीन दी हैं। उसके बाद जैसे ही उसको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगी वहां से कंट्रोल जो है अगेन बिल्कुल जहां से शुरू हुआ था वहां पे वापस आ जाएगा। यहाँ पे एक बात जो आपने याद रखनी है वो मैंने पहले भी बताई थी, कभी भी कंट्रोल नई लाइन पे नहीं जाता कि आप समझे कि वापस आके कंट्रोल लाइन 4 पे जाएगा, नहीं। तो देखेगा कि मेरी लास्ट स्टेटमेंट कहाँ पे एंड हुई थी। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ और होता, मैं कह सकता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ पे इस तरह होता, और इसमें कोई चीज रिटर्न करनी होती है, और उसको मैं लेट्स से कि किसी वेरिएबल एक्स में सेव करवा रहा होता, तो इसी लाइन पे कंट्रोल आता है यहाँ के वो कुछ चीज रिटर्न करता और वो इस एक्स को असाइन होती। तो इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल कभी भी नहीं जाता, वो हमेशा इसी लाइन पे आता है। इसके बाद वो देखता है कि कोई चीज एग्जीक्यूट करने वाली है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर उसको पास कोई ऑप्शन नहीं है, ज़ाहिर है नई लाइन पे आएगा, नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट होगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी कॉल रिटर्न होगी वो हमेशा सेम लाइन पे आएगी, और उसके बाद जितनी भी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट करेगा और हमारा प्रोग्राम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, आगे हम देखते हैं। तो देखें जी रिकर्जन क्या होती है, जी बताएं क्या होती है रिकर्जन, डिफाइन करो जी। रिकर्जन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक फंक्शन जो है वो अपने आप को कॉल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, कॉल हाँ जी, मतलब और अपने आप को। ठीक है, बिल्कुल सर ठीक है। फंक्शन कॉल इटसेल्फ उसे रिकर्जन कहते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग सारा ठीक बता रहे हो जी, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखें जी, द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रिकर्जन। अब ये डायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, थोड़ा सा आगे जाओगे आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम इस पे रुक के अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, आगे जाकर हम देखेंगे इसको। अच्छा, ये तो रिकर्जन की डेफिनेशन होगी। अगर कोई पूछ लेता है कि रिकर्सिव फंक्शन क्या है, तो ऐसा फंक्शन जो जो आपने आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल कर रहा है उसको हम कह देते हैं कि वो रिकर्सिव फंक्शन। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अ रिकर्सिव फंक्शन सॉल्व्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय कॉलिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड सॉल्विंग स्मॉलर सब प्रॉब्लम ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम।
ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकर्जन कभी भी बेसलेस नहीं होती। ये नहीं है कि बस आपने एक फंक्शन जो है ना अपने आप को कॉल करना शुरू कर दे, नहीं। रिकर्जन जब भी होगी, जो सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल सेम फंक्शन को होगी ना, वो हमेशा डिक्रीज्ड इनपुट के साथ होगी। यानी कि जो प्रॉब्लम पहले था, उसको प्रॉब्लम को हमने कम करके नेक्स्ट कॉल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट कॉल मजीद इससे कोई इनपुट जो है वो कम होगी, प्रॉब्लम जो है वो छोटा रह जाएगा। इस तरह करते करते एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्टेज हमारे पास आ जाती है जिसका जवाब, जिसका आंसर हमें ऑलरेडी मालूम होता है कि अगर ये स्टेज आ गई तो इसका आंसर ये है। तो वो जो कंडीशन आ जाती है जिसपे हम कहते हैं कि हमें ऑलरेडी मालूम होता है, उसके बाद जो है ना रिकर्जन रिटर्न करना शुरू करती है वैल्यूज को। उससे पहले जो है ना हमेशा कॉल्स 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 करती रहती है। उसके बाद जब वो बेस कंडीशन पे रीच करती है, उसके बाद उसका मतलब ये होता है कि अब इसने जो है ना वैल्यूज को रिटर्न करना शुरू करना है, और वहां से वो रिटर्न करना शुरू करती है। हम इसको बड़े डिटेल में देखेंगे। लेकिन आपने ये देखना है कि कभी भी जो है ना सेम इनपुट के साथ वो कॉल नहीं होगी, हमेशा डिक्रीज्ड इनपुट के साथ होगी। यानी कि अगर एक बड़ा प्रॉब्लम था, वो पहले कह रहा था कि 100 वैल्यू के साथ अपने आप को कॉल कर रहा था, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हो सकता है 50 के साथ करे, कभी भी 150 के साथ नहीं करेगा। ये कहने का मतलब। तो तीसरा पॉइंट देखो, मेनी मोर रिकर्सिव कॉल कैन बी जनरेटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब जितनी मर्जी कॉल होगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो की जा सकती है। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू नो दैट वी शुड प्रोवाइड अ सर्टेन केस इन ऑर्डर टू टर्मिनेट द रिकर्जन प्रोसेस। हमेशा एक केस होगा जिसको हम बोलेंगे बेस केस। इसकी डेफिनेशन यही है, एक ऐसा केस, एक ऐसी कंडीशन जिसपे पहुंच के रिकर्जन टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इस उस केस को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेस केस या बेस कंडीशन। तो ये हमेशा याद रखनी है कि रिकर्जन में जब भी आप अप्लाई करने लगो किसी भी प्रॉब्लम पे, हमेशा एक बेस कंडीशन रखनी है। बेस कंडीशन वो होती है जिसका आंसर, जिसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी मालूम होता है। तो आप कोशिश करते हो कि अपने प्रॉब्लम को बेस कंडीशन की तरफ कन्वर्ज करो, छोटा करते 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 करते। क्योंकि देखो ना, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है, अब हम बड़े प्रॉब्लम कभी भी हमारी डेली लाइफ की रूटीन भी है, हम कभी भी बड़े प्रॉब्लम को इकट्ठा स्टार्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहले आसान काम है वो करते करते करते, इस तरह करते करते जो है ना बड़ा प्रॉब्लम या बड़ा काम जो होता है हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल रिकर्जन भी ऐसी करती है, उसको जो भी आप प्रॉब्लम देते हो वो उसको छोटे प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, और इतना छोटा कर देती है कि उसको पता चल जाता है कि हाँ इसको तो मैं अब सॉल्व कर सकती हूँ। तो उसको सॉल्व करती है, दो चार उसमें छोटे सॉल्व किए, एक बड़ा सॉल्व हो गया। इस तरह करते करते, रिवर्स करते करते वो पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। So we can say that every time the function call itself with a simpler version of the original problem। ये बात मैंने डिटेल में बता दी। लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि जब ये नेक्स्ट कॉल होगी, वो उसका सिंपलर वर्जन या डिक्रीज्ड इनपुट या सब प्रॉब्लम होगा, बड़ा प्रॉब्लम सेम इनपुट के साथ नहीं होगा। तो हम देखते हैं ये। अच्छा, अब देखेंगे एक बेसिक सा सिंटैक्स है रिकर्जन का। स्क्रीन शो ही है। जी सर। देखिए जी, कोई फंक्शन होगा, कोई इसकी रिटर्न टाइप हो गया, अभी हम वो नहीं देखते। ये हमारा फन, मतलब हमने कोई फंक्शन लिया है, उसमें कोई पैरामीटर होंगे। तो देखो पहले ही कंडीशन नहीं, हमेशा बेस कंडीशन होगी। पहले आप चेक यही करोगे क्या वो बेस कंडीशन जो मैं लागू करना चाह रहा हूं कि वहां पहुंच के मेरी रिकर्जन का प्रोसेस स्टॉप हो जाए, वो मेट तो नहीं कर गई। अगर तो वो मेट कर गई फिर तो है ठीक, वहीं से आप रिटर्न कर दोगे। अगर नहीं है तो उसके बाद आप अगेन इसी फंक्शन को कॉल करोगे। इस तरह रिकर्सिव प्रोसेस कॉल करता है। तो देखो जब यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा, उसके बाद अगेन यहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन कॉल स्टार्ट होगी, नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, कल करते करते यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगेन सेकंड टाइम जो है ना यहाँ पे कॉल हो जाएगी। इस तरह सेकंड कॉपी इसकी खुलेगी, सेकंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, वो दोबारा कॉल करेगा, थर्ड हो जाएगा। इस तरह अगेन कॉल चली जाएगी। तो लेट्स से कि अब मेरे पास जो है ना बेस कंडीशन मैच कर गई है, तो जो लेटेस्ट ओपन एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा उसकी थर्ड स्टेटमेंट चलेगी। और उसके बाद जैसे ही ये स्टेटमेंट हम मैच करेंगे क्लोजिंग, तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि नीचे स्टैक हम देखेंगे, अभी स्टैक से इंप्लीमेंट होता है तो हमें पता होता है कि हम इसके नीचे कौन सी कॉल पड़ी है। उसकी ये ऑलरेडी चल चुकी थी, उसकी भी 3 नंबर वाली स्टेटमेंट जो है वो बकाया थी, वो रन होगी। उसके बाद उसके भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमें मिलेगी, तो सेकंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो हमारे पास फर्स्ट था वो आगे आएगा, उसकी बारी आएगी। उसके बाद ये तीसरा स्टेटमेंट, सॉरी तीसरी स्टेटमेंट चलेगी ये वाली। और उसके बाद जैसे ही इसकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगी, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह करते करते जो है ना एक प्रोसेस चलता है। अभी कंफ्यूजन नहीं आना, क्योंकि ये कोई डमी से डेफिनेशन है या कह लो। अभी हम आगे चलेंगे तो इस चीज को क्लियरिटी में देखेंगे कैसे वर्क करती है। अच्छा, बेस केस का देख लो जी, ये मैंने अलग से भी लिख दिया क्योंकि ये पूछा गया था।
जैसे कि मैंने बता दिया कि द बेस केस और हाल्टिंग केस, इसका दूसरा नाम हाल्टिंग केस भी है। ऑफ अ फंक्शन इज द प्रॉब्लम दैट वी नो द आंसर टू, जिसका सोल्यूशन हमें पता होता है, ऐसा प्रॉब्लम है बेस केस। दैट कैन बी सॉल्व विदाउट एनी मोर रिकर्सिव कॉल। आप ये भी कह सकते हो कि बेस केस या बेस प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसको हम मजीद रिकर्सिव कॉल किए बगैर सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हो कि जिसका जवाब, जिसका सोल्यूशन हमें ऑलरेडी मालूम होता है। अभी आगे चीजें चलेंगी, आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। The base case is what stops the recursion from continuing on forever. ये बेस केस ही होता है जो किसी लूप रिकर्जन को इनफिनाइट टाइम्स चलाने से बचाता है। अच्छा, 2022 के इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या होगा अगर किसी रिकर्जन में जो है ना बेस केस नहीं है। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे जब हम पढ़ लेंगे सारा कुछ, फिर आपको बताए बगैर भी इसका आंसर जो है ना वो मिल जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि अगर बेस केस है ही नहीं तो इस सूरत में रिकर्जन के साथ क्या होगा। Every recursive function must have at least one base case. कम से कम एक बेस केस होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसा कि फिबोनाची सीरीज में होता है कि अगर वो हम इसमें चेक करते हैं कि अगर तो वो 0 है तो रिटर्न 1 कर दे, और अगर 1 है तो फिर भी रिटर्न 1 कर दे। तो एक से ज्यादा भी पॉसिबल है, लेकिन कम से कम एक बेस केस हर किसी में होगा। तो ये चीज बेस केस रिलेटेड जब भी आप रिवाइज करो, इसलिए मैंने अलग से लिख दी ताकि आपको इसकी पता हो कि ये चीज हमें याद रखनी है। अच्छा जी, इतनी तो हमारी रिकर्जन की डेफिनेशन होगी। हमने एक कह लो कि प्रोटोटाइप भी देख ली। अब हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं रिकर्जन को, देखते हैं कैसे ट्रेस होती है, कैसे वर्क करती है। तो एक बात जो आपने याद रखनी है, ट्रेसिंग कहते हैं कि इसका किसी चीज का पता चलाना। जैसे आप कहते हो यार फलां बंदे को ट्रेस करो, वो कहाँ पे है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। तो हमने रिकर्जन के बारे में अब इंफॉर्मेशन गेन करनी है, रिकर्जन कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीज इसमें होती है, तो इस चीज के है। तो एक बात आप याद रखनी है कि रिकर्सिव फंक्शन आर ट्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। हमेशा ट्री फॉर्म, जैसे ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है इस तरह करके, हमेशा ट्री की फॉर्म में हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी, हमें अभी देखते हैं। देखो जी, आपके सामने ये फंक्शन है। फंक्शन को पहले समझ लेते हैं क्या कर रहा है। जब जी फंक्शन को कॉल होगी, पहले वो चेक कर रहा है कि जो पैरामीटर n मेरे पास आ रहा है क्या वो 0 से ग्रेटर है। अगर तो ग्रेटर है तो अंदर आ जाएगा, जो भी n आ रहा होगा वो उसको प्रिंट करेगा, और उसके बाद अपने आप को ही एक डिक्रीज आउटपुट के साथ डिक्रीमेंट करके कॉल कर रहा है। अच्छा, इस तरह ये जितनी भी कॉल होगी वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद ये फंक्शन की डेफिनेशन खत्म होगी, मेन शुरू हो गया। मेन में एक वेरिएबल बना है x नाम का, जिसको हमने इनिशियली वैल्यू दी है 3, और इसी फंक्शन को हमने कॉल किया है x के साथ, यानी कि 3 इनपुट के साथ। चलो जी, हम इसका जो है ना वो देखते हैं, इसको ट्रेस करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूं। ओहो, ये एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होती है मेन से। ऊपर वाले फंक्शन का हम नहीं देखेंगे, हम मेन से स्टार्ट करेंगे। मेन स्टार्ट हुआ, अच्छा उसने जो एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अभी हम क्योंकि सिर्फ ट्रेसिंग देख रहे हैं, हम बाकी चीजें नहीं देखते। हम देखते हैं जहां से हमारा मेन चीज शुरू हो रही है, फंक्शन 1 को कॉल की जा रही है और उसमें पैरामीटर पास किया जा रहा है 1 3। तो ये लो जी, मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं सिर्फ f लिख रहा हूँ। f से मुराद आपने ये लिखना है कि फंक्शन को कॉल हो रही है, क्योंकि ये माउस के साथ लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। शुरू में जो है ना, मैंने इसमें x पास किया, यानी कि 3 पास किया। ये पहली कॉल है। अब देखो, जैसे ये इस कॉल होगी, कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे मैंने पहले लेक्चर शुरू होने से पहले बताया था। अब यहाँ से कंट्रोल स्टार्ट होगा। अब जो है ना, n में 3 आ गया यहाँ पे, तो वो चेक करेगा क्या n 3 से ग्रेटर देना है। हाँ जी बिल्कुल है, तो वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। पहले देखो, अब इस फंक्शन के सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक वो प्रिंट करेगा, दूसरा वो फंक्शन को कॉल करेगा। तो यानी कि मुझे पता चल गया कि मेरी 2 ब्रांचेस बनेगी हर कॉल के साथ। तो मैंने पहली कॉल की 2 ब्रांचेस बना ली। उसने पहले कॉल की जी, जो भी चीज आ रही है उसको प्रिंट कर दो n को। तो मेरे पास n 3 आ रहा था, तो मैंने 3 को प्रिंट कर दिया। अब देखो सेकंड नंबर पे क्या स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि सेम फंक्शन को कॉल करो लेकिन n-1 के साथ। तो ठीक है जी, ये लो, मैं सेम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और n-1 यानी कि 2 के साथ। अच्छा, कंट्रोल अब यहाँ पहुंच चुका था। अगर यहाँ से हो जाता तो इससे बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ के बाद अगेन वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अगेन कॉल हो चुकी है। लेकिन इस दफा n में इसके आया है 2। अंदर आएगा, कंट्रोल चेक करेगा क्या n 0 से ग्रेटर है। हाँ जी, 2 आया हुआ है, 2 0 से ग्रेटर है, ठीक है। वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, प्रिंट करेगा जो भी n के अंदर है। तो मुझे पता चल गया कि n के अंदर इस वक्त आया हुआ है 2, उसने 2 प्रिंट कर दिया। उसके बाद
नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया, उसने कहा जी सेम फंक्शन को कॉल करो लेकिन 2 - 1 यानी कि एक इनपुट के साथ। तो ठीक है जी, यहाँ से मैं अगेन इसी फंक्शन को कॉल करूंगा इनपुट 1 के साथ। अच्छा, इसके बाद तीसरे स्टेटमेंट में अगेन कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा। अब एन में पहुंचा है 1, अंदर आया, उसने चेक किया क्या एन 0 से ग्रेटर है, हाँ जी 1 है, 0 से ग्रेटर है, ठीक है जी, बॉडी के अंदर आ गया। उसने कहा जी प्रिंट कर दो जो भी आपके पास एन की वैल्यू है। एन की वैल्यू मेरे पास इस वक्त ही 1, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगेन उसने दूसरे स्टेटमेंट चलाई, उसने कहा जी सेम फंक्शन को कॉल करो और 1 - 1 यानी कि 0 इनपुट के साथ। लो जी, मैंने अगेन इसको कॉल कर दी 0 के साथ। अच्छा, चौथी मरतबा फिर कंट्रोल जो यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे एन पे मेरे पास पहुंचा है 0। अब जहां ये चीज होगी मैच, एन 0 से बड़ा है, तो अब क्योंकि मेरे पास 0 आया है तो ये हो जाएगी फॉल्स, तो ये इसके अंदर जो है ना इंट्री नहीं होगा, यानी कि यहाँ के बाद उसके पास इंटर नहीं होगा, रिटर्न होगा। तो जैसे ही यहाँ से रिटर्न होगा वो, तो इसने जाना है यहाँ पे। तो देखो उस पिछली कॉल के मेरे पास ये स्टेटमेंट चल चुकी थी, अगर तो इसके बाद यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट होती इस स्टेज पे आके वो चलती, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो इसके बाद सिंपल मेरा इस रिकर्सिव कॉल से बाहर आना है क्योंकि क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो ठीक है जी, इसकी भी यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गया मैं, जो पिछली कॉल थी उसकी भी जहाँ पे N2 मेरे पास था, उसकी भी ये लास्ट कॉल चल चुकी थी, इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो उसने भी अब जो है अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म करना है क्योंकि उसके पास भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस इनकाउंटर हो चुकी है। तो इस तरह करते करते आखिरी कॉल जब मेरे पास आएगी तो कंट्रोल वहां से निकल के अगेन इसी सेम लाइन पे आ जाएगा। तो ये जो ट्री मैंने बनाया है इसको कहते हैं ट्रेसिंग ट्री। तो इसमें मुझे पता चलता है कि रिकर्सिव कॉल कैसे हो रही है और बैक कैसे जा रही है। समझ आई इस चीज की कैसे कॉल हो रही है? सर बैक कैसे गई है ये जरा कंफ्यूजिंग है, बाकी मतलब नीचे से ऊपर आई ये तो समझ आ गया। बैक की समझ नहीं है कि बैक कैसे हो रही है। अच्छा अच्छा जी, मैं बता देता हूँ। बैक ट्रेसिंग हुई है सर बैक ट्रेसिंग हुई है। नहीं नहीं, बैक ट्रेसिंग नहीं है, ये कॉल का बैक जाना। यहां तक तो समझ आ गई थी ना, एफ जब 0 पे पहुंचा कंडीशन मैच हुई, तो उस कंडीशन मैच नहीं हुई तो उसने क्या करना था, उसने अब यहाँ से वापस जाना था। ठीक है, इस स्टेज पे वो पहुंच चुका था, यहाँ पे ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो इसने इस चीज इसको खत्म करके वापस बाहर जाना जहां से इसको कॉल किया गया था। इसको कहां से कॉल किया गया था? लास्ट टाइम यहां से कॉल किया गया था और उस वक्त n था 1, ठीक है, लेकिन हमने n-1 करके 0 के साथ कॉल किया था, यहीं से कॉल हुआ था ना। ये तो बात मैंने बताई थी कि सेम उसी लाइन पे पहुंचेगा जहां से कॉल होती है, ठीक है। जी सर, जहाँ पे लास्ट तो यहाँ पे वो आ गया, यहाँ पे वो आ गया, उसके बाद उसने नीचे चलना है, नीचे कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो उसकी जो ये फंक्शन कॉल यहाँ पे खत्म हो गई। ये तो मैंने किया है 0 के बाद उसने, मैंने कहा कि वो वहां पे पहुंचा जहां पे n की कीमत थी 1। अगर तो कोई मजीद स्टेटमेंट यहाँ पे रही होती उसने रन करनी थी, लेकिन कोई है ही नहीं, तो ये उसका खत्म हो गया। अभी आपको कंफ्यूज हो रहा है, अगले एग्जांपल में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इस चीज, ठीक है। जी सर। अच्छा, ये वाली खत्म हुई, तो इसी फीस सर, कॉल ठीक को भी है। यहीं से किया गया था, ठीक है, लेकिन उस टाइम n था 2, तो वो भी यहीं पे आके बैक ट्रेस होगी, बैक ट्रेस तो नहीं कह सकते, बैक यहीं पे होगी, वो डिसेंड यहीं पे होगी। तो यहाँ पे जब देखेगी ठीक है जी, यहाँ पे स्टेटमेंट पूरी होगी, अब उसने इस फंक्शन कॉल को खत्म करना है, आखिरी स्टेटमेंट थी, तो वो भी यहाँ पे आके रिटर्न करे खुद को। इसी तरह तीसरी कॉल जो की गई थी वो भी यहीं से की गई थी, लेकिन उस वक्त एन हमारे पास था 3, जो ओरिजिनल कॉल थी पहली, तो वो यहाँ पे वापस आया कंट्रोल, उसने देखा मेरी भी अब कॉल खत्म है, मेरी भी सारी स्टेटमेंट खत्म हो गई, तो उसने भी वापस ही जाना है वहीं पे जहाँ पे उसको कॉल किया गया था, और वो पॉइंट था ये देखो, यहीं से कॉल नहीं किया गया था F3 वाले से। आइए समझ। जी सर, आ गई है, आ गई है। अच्छा, नहीं आई तो अगली में क्लियर हो जाएगा, अगली स्टेटमेंट मैंने चेंज करके लिखी है, उसमें प्रिंट एफ नीचे लिखा है, वो आप लोगों को क्लियर होगा, वो देखना। चलो जी हम इसको, अच्छा इसकी आउटपुट देख लो, पहले उसने प्रिंट किया 3, फिर उसने प्रिंट किया 2, और आखिर में उसने प्रिंट किया 1। तो इसके आउटपुट में लिख सकता हूँ कि ये है 3, 2 और 1। अच्छा, बिल्कुल सेम फंक्शन है, सिर्फ एक स्टेटमेंट का चेंज है। नेक्स्ट में ये देखो,
शो हुआ नेक्स्ट फंक्शन। जी सर। सिर्फ एक स्टेटमेंट का चेंज उसमें ये है कि हम पहले प्रिंट करवा रहे थे, फिर हम रिकर्सिव कॉल कर रहे थे। इसमें हम पहले रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं और फिर प्रिंट करवाएंगे। इसका एक्टिवेशन ट्री देखते हैं, सॉरी ट्रेसिंग ट्री देखते हैं कैसे बनेगा। सेम उसी तरह मेन फंक्शन से कॉल होगी F3 के साथ, यहां तक तो सारी चीजें सेम है। कंट्रोल यहाँ पे आएगा, n इस वक्त होगा 3, कंडीशन मैच होगी, ट्रू होगी, अंदर आएगा। अब देखो अंदर आते ही बिल्कुल पहली कॉल ही अगेन रिकर्सिव कॉल F2 के साथ उसको कॉल की जाएगी। यहां से कंट्रोल अगेन यहां पे चला जाएगा, लेकिन इस वक्त n है 2। कंट्रोल अंदर आया, उसने कंडीशन मैच किया, क्या 2 0 से ग्रेटर है? हाँ जी ग्रेटर है, अंदर आ गया। अंदर आते ही अगेन पहली कॉल ही उसने दोबारा रिकर्सिव है और n-1 इस दफा 1 के साथ। तो ये लो जी F1 के साथ अगेन कॉल। यहां से अगेन इसको कॉल हो गई, ये गया, लेकिन इस वक्त n था मेरे पास 1। अगेन कंडीशन मैच हुई, 1 0 से ग्रेटर है? हाँ जी ग्रेटर है, अंदर आ गया, अगेन रिकर्सिव कॉल है, लेकिन इस दफा है 0 के साथ। ठीक है जी, 0 के साथ कॉल हो गई। अगेन यहां से कंट्रोल गया, n इस वक्त मेरे पास पहुंचा है 0। तो जैसे ये कंडीशन मैच होगी उसको पता चल जाएगा कि नहीं अब 0 से ग्रेटर नहीं है, तो यहीं से जो है ना कंट्रोल वापस जाएगा। देखो यहाँ पे पहुंच के कॉल जरूर हुई थी लेकिन आगे नहीं जा सका, तो यहाँ पे इसका मतलब है हमारी ये कंडीशन मैच कर गई कि n बेस कंडीशन हमने दी थी। अब यहाँ से उसने वापस जाना है। अब देखो यहाँ से वापस जाएगा वो इस पे जहाँ पे n की कीमत थी 1, क्योंकि 0 वाली तो पूरी चली नहीं ना। अगर 0 आता फिर -1 के साथ कॉल होती। 0 हुआ जरूर है, कॉल भी हुई है, लेकिन कॉल अंदर आते ही कंडीशन मैच नहीं हुई तो वहीं से रिटर्न हो गई। समझाइए इस चीज की। जी सर। तो वापस गया तो उस वक्त n था हमारे पास 1, तभी तो n-1 करके 0 के साथ कॉल की थी। तो वो कह रहा है कि अब जो भी आपके पास n की वैल्यू है उसको प्रिंट करो। तो मैंने कहा ठीक है जी कर देते हैं। तो लो जी n की वैल्यू मेरे पास 1 थी, मैंने प्रिंट कर दी। ये स्टेटमेंट चल गई। अब देखो अगेन क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गई। तो यहां से कंट्रोल वापस जाएगा जहां से पिछली दफा कॉल हुआ था, और पिछली दफा कॉल यहां से हुआ था। ठीक है, तो लो जी मैं यहां पे आ गया जहां पे कॉल हुआ था। अब यहाँ पे n की कीमत थी 2, तभी तो n-1 करके 1 के साथ कॉल हुई थी। तो ये स्टेटमेंट तो मेरी चल चुकी थी। अब मैंने प्रिंट करवानी है n की वैल्यू, और मैंने अभी बताया कि n वक्त यहाँ मेरे पास 2 था, तो अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा तो 2 प्रिंट होगा। उसके बाद वो नीचे आया, कोई स्टेटमेंट नहीं थी। अगेन यहाँ से कॉल होगी प्रीवियस जहां से कॉल हुई थी, और वो यहीं पे आके रिकर्सिव कॉल थी, और उस वक्त n था मेरे पास 3, तभी तो n-1 करके 2 करके मैंने कॉल की थी। तो वो कह रहे कि आप जो भी आपके पास n की वैल्यू हो प्रिंट करवा दो। तो मैंने यहाँ पे आके 3 प्रिंट करवा दी। इसकी आउटपुट देखो 1 2 और 3 है। समझ आई इस चीज की? जी सर। नहीं आई तो बताओ। ये ट्रेसिंग ट्री आगे सर किसमें कॉल ट्रेसिंग ट्री आउटपुट जो आपने पहले- प्रिंट की सर है इसमें 3 प्रिंट होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखो सर जब ये 3 के रिपीट साथ कर कॉल, दो। देखो जब 3 के साथ कॉल की थी तो सिर्फ n-1 के साथ कॉल की गई थी, n की अपनी वैल्यू चेंज नहीं की गई थी, तो ये प्रिंट जरूर होगा। तो अगर तो हम कहते हैं आउटपुट ना भी n नीचे से जो आपने प्रिंट की है। जी बिल्कुल, ये हाँ जो ठीक है सर। इस कंडीशन में ऐसे आउटपुट जाती है, और जो पहले वाली थी उसमें ऐसे आती है। या अभी आप देखोगे मैंने आपको 2 मुख्तलिफ किस्म की रिकर्जन के बारे में बताया, जो ये 2 टाइप्स हैं। आपने अभी देख लिया, जब आप आगे जाओगे टाइप्स में आपको पता चलेगा सर ये तो हम पढ़ा है। तो इस तरह जो है ना ट्रेसिंग ट्री बनाया जाता है। अभी हम आगे हमने बहुत सारे बनाने हैं। हर एग्जांपल के साथ मैं ट्रेसिंग ट्री बनवाऊंगा, आपको मजीद क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा इसके रियल लाइफ एग्जांपल देख लो जी। अब देखो लेट्स से कि ये मेरे पास ना 3 रूम्स हैं। 3 रूम्स ऐसे हैं कि एक रूम में आप इंटर होते हो, उससे नेक्स्ट रूम में इंटर होने का डोर जो है ना उसी रूम के साथ है। लेट्स से ये एंट्री पॉइंट है और ये रूम 1 है, ये रूम 2 है और ये रूम 3। इसका रूम 2 में इंटर होने का दरवाजा इसी रूम 1 के अंदर से जाता है, और इसी तरह रूम 3 के अंदर जाने का रास्ता भी यहीं से जाता है। तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी कि आप जैसे ही रूम में इंटर हो पहले तो स्विच ऑन करो,
बल्ब को और फिर नेक्स्ट रूम में जाओ। आपने कहा सर ठीक है, आप रूम 1 में एंटर हुए, आपने स्विच ऑन, ये लेट्स से कि लाइट लगी हुई है, ये L1 है, ये L2 है, लाइट 2 है और ये लाइट 3 है। जैसे आप एंटर होंगे आपने पहली इंस्ट्रक्शन देखनी है, स्विच ऑन द बल्ब। तो आपने L1 बल्ब को ऑन कर दिया। उसके बाद क्या है आपके पास, गो टू नेक्स्ट रूम, आप नेक्स्ट रूम में चले गए। नेक्स्ट रूम में अगेन वही बिल्कुल सेम, स्विच ऑन द बल्ब, तो आपने L2 बल्ब ऑन कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, गो टू नेक्स्ट रूम, और उसके बाद आप नेक्स्ट रूम में चले। नेक्स्ट रूम में जाते ही फिर आपके पास पहली स्टेटमेंट है, स्विच ऑन द बल्ब, आपने L3 बल्ब को ऑन कर दिया। और उसके बाद कोई नेक्स्ट रूम नहीं था, फिर आपने वापस आना, इस तरह करके। एक तो सिनेरियो हो गया ये, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ अब हम आ गई दूसरा, है, आ गई है, अब समझ आ गई है। चलो शुक्र है। अब दूसरा देखो जी, मैंने कहा जी पहले आप नेक्स्ट रूम में जाओगे और फिर स्विच ऑन करोगे बल्ब को। आपने कहा जी ठीक है, आप इंटर हुए, पहली स्टेटमेंट पढ़ी, गो टू नेक्स्ट रूम, अच्छा आपने कहा ठीक है, आप दूसरे रूम में चले गए, फिर आपने स्टेटमेंट पढ़ी, गो टू नेक्स्ट रूम, आप फिर इधर चले गए। अब आगे मजीद जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब आपने यहाँ से रिटर्न करना है, और रिटर्न करके देखो कोई चीज बची हुई है। हाँ जी बची हुई है, क्या, स्विच ऑन द बल्ब, ठीक है जी, आपने L3 बल्ब को ऑन कर दिया। अब वापस जा रहे हो, अब वापस गए तो ये तो ऑलरेडी हो चुका था, गो टू नेक्स्ट रूम स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट बची हुई थी, स्विच ऑन द बल्ब, आपने कहा जी ठीक है, बल्ब ऑन कर दिया, L2 हो गया। फिर आप प्रीवियस रूम में गए तो ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी आप कर चुके थे, सिर्फ एक बची हुई थी, स्विच ऑन द बल्ब, आपने उसको भी ऑन कर दिया। फर्क समझ आया है? जी समझ, जी सर आ जी गया समझ समझ। आ गया। ये वही चीज है जो पीछे की है। सेकंड वाले बस मैंने सेकंड जी वाले सिनेरियो में आप एक ही स्टेटमेंट को 3 दफा रिपीट कर रहे हैं, गो टू नेक्स्ट रूम, फिर तीसरी दफा भी नेक्स्ट रूम। सेकंड वहां भी स्टेटमेंट ऐसे ही हो रहा है, ये नहीं देखो चला रहे वो हैं, वहां फिर भी ऐसे ही एंड हो रहा पे है, आप ये देखो वहां पे भी ऐसे ही हो रहा है। ये F1 को समझो गो टू नेक्स्ट रूम, पहली दफा आप गो टू नेक्स्ट रूम गए, उसके बाद अंदर आए रूम में, आपको फिर कहा जा रहा है गो टू नेक्स्ट रूम, आप फिर रूम में चले गए, फिर अंदर आए, फिर आपको कहा जा रहा है गो टू नेक्स्ट रूम, फिर आप चले गए। यहाँ क्या क्या आपके रूम खत्म हो गए, उसके बाद आप जिस भी रूम में थे वो आपने बल्ब ऑन करना है। तो लास्ट टाइम आप बिल्कुल आखिरी वाले रूम में थे, उसी का बल्ब ऑन करवाना है आपने। सेम चीज हो रही है। सही है सर। अच्छा जी देखो, अब हम इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं जो चीज हमने पढ़ ली है। देखो जब भी कोई रिकर्सिव कॉल होगी, ये 2 नंबर में करवा रहा हूं, हो सकता है कि उससे पहले कुछ स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट करवानी हो, और हो सकता है कुछ बाद में भी करवानी हो, ठीक है। अगर तो कोई ऐसी स्टेटमेंट्स हैं सर जो रिकर्सिव कॉल से पहले हैं, वो हमेशा कॉलिंग फेज के दौरान एग्जीक्यूट होंगी, जब आप रिकर्सिव को कॉल करोगे। जैसे अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी थी कि रूम एंटर होते सार आप लाइट को ऑन कर रहे थे, क्योंकि उस अगले रूम में जाने का ऑप्शन आपके पास उससे बात था। तो आप यही समझो, ये लाइट ऑन करने का कहा जा रहा है, फिर आपको कहा जा रहा है कि नेक्स्ट रूम में जाओ। तो ये कहा जा रहा है कि अगर तो कोई स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल से पहले है, तो वो हमेशा कॉल से, उस कॉल से पहले ही एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि कॉलिंग फेज के दरमियान ही आपने उनको एग्जीक्यूट करना है। और कुछ स्टेटमेंट अगर आपके पास ऐसी हैं जो रिकर्सिव कॉल के बाद हैं, लेट्स से ये 3 नंबर वाली हैं, तो जब आप रिटर्न कर रहे होगे रिकर्सिव कॉल से, तब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। ये 2 पॉइंट है, एक कॉलिंग फेज और एक रिटर्निंग फेज। कॉलिंग फेज को हम असेंडिंग फेज भी कहते हैं और रिटर्निंग फेज को हम डिसेंडिंग फेज भी कहते हैं। देखो सिर्फ आप लोगों ने बहुत से वो डिफरेंस पढ़े होंगे लूप्स के और उसके दरमियान, रिकर्जन के दरमियान, आइट्रेशन और रिकर्जन के दरमियान, और आप हमेशा एक बात पढ़ते हो कि आप हर वो काम जो आप रिकर्जन से करते हो आइट्रेशन से कर सकते हो, और बिल्कुल ठीक है कर सकते हो, लेकिन एक ऐसी चीज है जो रिकर्जन कर सकती है, वो आइट्रेशन नहीं कर सकती। रिटर्निंग फेज में आप कोई भी काम करवा सकते हो। यस, दैट्स द पावर ऑफ रिकर्जन। जब भी कॉल रिटर्न हो रही होंगी, आपने कोई काम पेंडिंग छोड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज जो अभी तक कैलकुलेट नहीं किया आपने, वो आप रिटर्निंग फेज पे जब आओगे और कैलकुलेट हो चुकी है, तब आप उसको यूज कर सकते हो इस चीज को। ये चीज आइट्रेशन में नहीं हो सकती, ठीक है। समझाइए इस बात की जो मैंने बोली जी अभी, सर। या जी नहीं सर आई, आ ऊपर से गई गुजर रही है। हाँ ये चीज जो है वो आइट्रेशन में नहीं हो सकती है। आइट्रेशन में रिटर्निंग फेज है ही कोई नहीं, हमेशा कॉलिंग फेज है सिर्फ।
इटरेशन क्या होती है? कंपाइलर के लिए लूप पता क्या होती है? वो सारी लूप को अनरोल करके इस तरह लिख लेता है। वो ये नहीं समझता कि मैंने वहां जाना है वापस। अगर आपने 10 दफा प्रिंट एफ लिखा हुआ है ना और लूप बनाई हुई है, यानी कि एक ही दफा लिख के 10 दफा उसने प्रिंट करवाया हुआ है, कंपाइलर 10 दफा प्रिंट एफ लिख लेता है। ये तो आपको लगता है ना कि वापस वहां जा रहा होता है, जब उसने कोड ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है वो लूप को खत्म करके 10 दफा प्रिंट एफ लिख लेता है, सिंपल। तो ऊपर जाने वाला नीचे आने वाला खाता कोई नहीं होता। तो आइट्रेशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप रिटर्निंग फेज के दरमियान कोई भी काम करवा सको, जबकि रिकर्जन में ये चीज पॉसिबल है। तो दो फेज होते हैं किसी भी रिकर्सिव कॉल के, कॉलिंग फेज और रिटर्निंग फेज। कुछ काम ऐसे हैं जो आप कॉलिंग फेज के दरमियान कर सकते हो और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको रिटर्निंग फेज के दरमियान करने पड़ते हैं। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। यहां तक क्लियर हो तो मैं आगे चलूं? क्लियर है सर। नहीं समझ आ रही जो चुप चुप हो? सर क्लियर है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, अब जिनको समझ नहीं आ रही थी, अब मजीद उम्मीद तो है कुछ मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अब आप हमेशा से पढ़ते आए हो कि यार वो रिकर्जन जो है ना स्टैक यूज करती है, स्टैक यूज करती है। क्यों करती है वो? पहले आप लोगों को वैसे पता चल गया होगा। मैंने बताया था कि कोड सेक्शन में आता है सिर्फ और सिर्फ कोड का सेक्शन। जैसे ही किसी फंक्शन को कॉल होती है तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है, और एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहाँ बनता है? स्टैक। स्टैक के अंदर। तो इसलिए वो स्टैक यूज करती है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो जी, हम इसको यूज करके देखते हैं। अभी देखो, मेन फंक्शन कोड सेक्शन था, ये सारे का सारा कोड होगा ऑब्जेक्ट कोड, लेकिन हम अभी जो है ना इसको ये स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो मेरे पास कोड सेक्शन में आ गया int x इज इक्वल टू 3 और एक फंक्शन कॉल। तो मैं इसको f ही लूंगा। तो जैसे ही मेन को हमने कॉल की तो पहले तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में मेन फंक्शन आएगा ना। तो ये मैंने मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना लिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बन रहा है और उसमें वैल्यू रखवाई जा रही है 3। ये जो x वेरिएबल बन गया जी, और उसमें 3 वैल्यू रखवा दी। ये पहली स्टेटमेंट चली तो ये उसका काम मेरे पास ये हो गया। अब जैसे ही दूसरी स्टेटमेंट चली, वो कह रहा है कि फन फंक्शन को कॉल करो और x पैरामीटर के साथ करो। तो लो जी, ये फंक्शन फन फंक्शन है, तो मैं इसको सिर्फ f से जाहिर करूंगा। तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया जी f का, और अभी वैल्यू जा रही है इसमें 3। मैं साइड पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। कॉल हुई जी, कंट्रोल अंदर आ गया, पहली कंडीशन मैच हुई। क्या n जो आ रहा है वो 0 से बड़ा है? हाँ जी बड़ा है। अंदर आके जी प्रिंट करवा दो n। तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो n, जहाँ पे मर्जी करवा दो। तो n में 3 था, मैंने प्रिंट करवा दिया। चलो, उसके बाद वो कह रहा है कि अगेन फन फंक्शन को कॉल करो और इस टाइम करो n माइनस। अच्छा, जैसे इसके अंदर गया था ना n वेरिएबल भी तो बना था, वो मैं बनाना भूल गया हूँ 3 के साथ। अब वो कह रहा है कि अगेन फन फंक्शन को कॉल करो और इस वक्त n माइनस 1 यानी 2 पैरामीटर के साथ करो। तो ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल होगी, नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, n वेरिएबल बन जाएगा, उसमें वैल्यू 2 आ जाएगी। बेशक आप प्रिंट भी करवा सकते हो यहाँ पे। अच्छा, अगेन जब प्रिंट हो चुका होगा, क्योंकि कंडीशन तो ट्रू थी मेरी, अभी 2 n जो है वो 2 है, तो अगेन एक कॉल होगी और इस वक्त होगी n माइनस 1 1 के साथ। अगेन एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, n में इस वक्त वैल्यू आएगी 1। अंदर आया जी, कंडीशन मैच हुई, ठीक है, प्रिंट करवा दिया, हाँ जी करवा दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, फन को कॉल किया जा रहा है n माइनस 1 1 माइनस 1 0 के साथ। ठीक है जी, नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, n वेरिएबल बनेगा, 0 इसके अंदर आएगा। अब देखो, जैसे ही ये कॉल होगी, सॉरी कंडीशन मैच होगी, अब 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो यहां से कंट्रोल वापस जाएगा। तो जैसे ही वापस जाएगा उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म, कंट्रोल आ गया यहाँ पे। ये अभी एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म हो चुका है। अभी देखो यहाँ पे n सेव पड़ा है 1। अगर आपने पहले प्रिंट नहीं भी करवाया तो आप यहाँ से करवा सकते हो अभी भी। उसकी ये स्टेटमेंट ऑलरेडी चल चुकी थी। तो जैसे ये इफ कंडीशन से बाहर आया, ठीक है, उसके बाद ये अपनी कॉल से भी बाहर आया। बाहर आने के बाद जैसे ये बाहर निकलेगा, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी खत्म। लेकिन क्योंकि कॉल रिकर्सिव थी तो अगेन ये पिछली कॉल में, सॉरी इस फंक्शन कॉल पे आएगा। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास n2 पड़ा है। अगर आपने प्रिंट नहीं भी करवाया तो आप उसके बाद भी करवा सकते हो। उसने ये कॉल अब इसकी कंप्लीट हो गई, इफ कंडीशन से बाहर आया, फंक्शन कॉल से बाहर आया, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म। उसके बाद अगेन वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन पिछली कॉल के जहाँ पे n3 था। तो अभी देखो हमारे पास n3 पड़ा है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। इसकी यहाँ पे आखिरी स्टेटमेंट खत्म हो गई, इफ कंडीशन से बाहर आया, फंक्शन कॉल से बाहर आया, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी खत्म, और उसके बाद वो मेन में आ जाएगा। समझ आया?
जी सर बिल्कुल जी, सर। समझ आ गया। अब तो क्लियर हो गया ना एक्टिवेशन रिकॉर्ड से जी। या स्टैक से जी सर बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह कॉल्स होती हैं। वो स्टैक वो कह रहे होते हैं ना रिकर्जन भाई स्टैक यूज करती है भाई, और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सारे प्रोफेसर हमें ये गलत बताते थे स्टैक के बगैर इंप्लीमेंट हो सकती, नहीं इंप्लीमेंट हो सकती। भाई कोई चीज स्टैक के बगैर इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। फंक्शन कॉल है, फंक्शन ने तो जगह स्टैक से लेनी है, और कहां से लेगी वो। अच्छा जी, चलो। अच्छा ये सेकंड कॉल का है, ये आप कर लोगे या करवा दूं? जो हमने दूसरा फंक्शन देखा था जिसमें रिकर्सिव कॉल नीचे थी, सॉरी ऊपर थी का, इसमें करवा दो। रिटर्निंग फेज में जो है ना, रिटर्निंग फेज में आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। करवाऊं या कर लोगे? करवा दे सर। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। कोड सेक्शन में आ जाएगा ये सारा कोड। पहली स्टेटमेंट चलेगी मेन, पहले तो हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना लेना मेन का। ये मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। पहली स्टेटमेंट चलेगी, एक वेरिएबल बन जाएगा 3 वैल्यू एक्स उसका नाम। दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है 3 पैरामीटर के साथ। ये लो जी पहली कॉल है फंक्शन को। जैसे कंट्रोल इसके अंदर आएगा n वेरिएबल बनेगा, 3 वैल्यू आ जाएगी उसमें भी n। कंट्रोल अंदर आया, कंडीशन मैच हुई, ठीक है जी। फन फंक्शन को कॉल की जा रही है जी, ठीक है, लेकिन n-1 यानी कि 2 के साथ, ठीक है जी। नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड, अभी वैल्यू होगी 2 मेरे पास। कंडीशन मैच हुई, हाँ जी हो गई, ठीक है, ट्रू है, अंदर आ गया। अगेन फन फंक्शन को कॉल की जा रही है n-1 यानी कि 1 के साथ, नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड। फंक्शन सेम, लेकिन इस वक्त n हो गया मेरे पास 1। अच्छा यहाँ से अगेन कंडीशन मैच होगी, ठीक है जी। 1 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, अंदर आ जाएगा। 1-1 0 के साथ अगेन कॉल की जा रही है। तो अभी मेरे पास n की वैल्यू हो गई 0। अब जैसे ही कॉल अंदर कंट्रोल इंटर होगा और ये कंडीशन मैच होगी, तो ये आप फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल यहीं से बाहर, और वहीं से बाहर वहां जाएगा जहां लास्ट टाइम खत्म हुआ था। तो कंट्रोल बाहर गया, तो अब भी मैं इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रिंट करो n, तो अब मुझे पता है n की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये पड़ी है 1, तो मैंने 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसका काम खत्म, ये बाहर आ गया, पिछली ये इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म। अब ये पिछली कॉल पे आ गया, पिछली कॉल भी यहीं से शुरू हुई थी। अब वो नीचे आके कह रहा है कि अगेन प्रिंट करो n, तो अब मुझे पता है कि n मेरे पास स्टैक के मुताबिक भी 2 है, तो मैंने 2 प्रिंट करवा दी। इससे बाहर खत्म, फंक्शन कॉल से बाहर खत्म। अगेन एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड के मुताबिक तीसरी रिकर्सिव कॉल यानी कि पहली यहीं से हुई थी, वो यहाँ अगेन वहां यहाँ पे आ गया। फिर वो कह रहा है कि n प्रिंट कर दो, तो मैंने स्टैक में देखा मेरे पास n जो है वो 3 पड़ा था, मैंने 3 प्रिंट करवा दिया। इफ कंडीशंस बाहर, फंक्शन कॉल से बाहर, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी खत्म, और फाइनली वो मेन फंक्शन के अंदर आ जाए। हाँ जी, समझ आ गई है? जी सर आ गई है। ठीक है, वही सर, चीज आ है, बस गई है। इसके ऊपर नीचे है। इसमें याद रखना है कि है ये एक स्टेटमेंट ऊपर लिख देने से या नीचे लिख देने से बड़ा फर्क पड़ता है। देखो पिछली स्टेटमेंट मेरे पास आई थी 3 to 1, और ये आ रही है 1 to 3। तो इसी चीज को मैं आगे आप डिस्कस करूंगा जब हम रिकर्जन की टाइप्स पढ़ेंगे। अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी का देखना, तो पहले तो बताओ टाइम कम्प्लेक्सिटी वाली असाइनमेंट कितने बंदों ने देखी है? कितने बंदों ने सॉल्व करने की कोशिश की है उसको? आज सॉल्व करूंगा सर, कल टाइम नहीं मिला मुझे। क्या बात, सर मुझे पता मैं कोई तो भी नहीं देखी नहीं है इंशाल्लाह। चलो अच्छा। अच्छा देखो उसमें आप लोग जब भी सर, टाइम कम्प्लेक्सिटी का, नीचे क्योंकि यार उसमें ये बहुत दफा रिपीट होनी है चीजें, इसलिए मैं कह रहा था कि आप थोड़ा सा पढ़ लो, फिर मैं जब बताना शुरू करूँ ना मुझे शुरू से ना बतानी पड़े। अच्छा देखो टाइम कम्प्लेक्सिटी आप जब भी शुरू करोगे ना, वो आपको कहेगा कि यार टाइम कम्प्लेक्सिटी आप कभी भी सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, नैनो सेकंड में नहीं ले सकते। वो चीज़ वेरी करती है आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर, मशीन डिपेंडेंट, ये वो आगे पीछे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप हमेशा यूनिट टाइम कंसीडर करते हो। और दूसरी बात वो आपको बताएगा कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, लाइक प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, कोई कंडीशन मैचिंग है, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ये सारी की सारी एक यूनिट ऑफ टाइम लेती हैं। और अगर आपने किसी भी फंक्शन की टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो इन सारी स्टेटमेंट्स को जमा करके एज अ होल देख लो कि कितनी सम हो रहा है, तो वही आपके एक फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। अच्छा जी ठीक है, तो ये जो अभी मैंने ट्रेसिंग ट्री बनाया तो वही बना हुआ है।
तो देखो फंक्शन कॉल थी, अंदर आया, सिर्फ एक चीज उसने प्रिंट की, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम भी हो गया। उसके बाद अगेन फंक्शन कॉल थी, फिर वो अंदर आया, एक और उसने प्रिंट करवाया, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम भी हो गया। इस तरह अगेन फंक्शन कॉल थी, फिर उसने एक प्रिंट करवाया, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम भी हो गया। तो अगर मैं इनको टोटल करूँ ना, तो ये बनता है 3। ऐसा ही है? जी सर। जी सर। अब 3 ये क्या है? 3 ये वो चीज है जो मैं इसको फर्स्ट कॉल करते हुए इनपुट दी थी, फन एक्स के साथ किया था, और एक्स उससे पहले हमने कहा था कि जी 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 सर ये जो हमने फंक्शन कॉल की है इसको हम स्टेटमेंट काउंट नहीं करेंगे? नहीं, इसको नहीं करेंगे। कोई जो काम आपका हो रहा हो, देखो जी, जस्ट इनपुट आउटपुट होगा। जो चीज यार आपको कोई जिसमें कोई सीपीयू का यूज हो रहा हो, अभी फंक्शन कॉल हमने अच्छा। पढ़ी थी कि ये तो ओवरहेड है सीपीयू के लिए, ये कॉल थोड़ी है, ये सीपीयू में कोई काम थोड़ी कर रहा है। जब हमने इनलाइन फंक्शन पढ़े थे, मैंने क्या बताया था कि कंपाइलर की कोशिश होती है कि इन फंक्शन कॉल्स को किसी तरह मैं खत्म कर दूं, बताया नहीं था मैंने? यस सर, बताया था। ठीक है सर। हाँ, तो यही चीज तो हमने खत्म करनी है। ये तो सारा आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जितने भी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ते हो, ये चीजें तो हैं वो। अच्छा देखो, उसके बाद जी, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो है ना 5 के साथ कॉल किया था, तो इसका यहाँ पे इसका मतलब 5 होता, 5 चीजें मैंने प्रिंट करवाई होती। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने के नंबर ऑफ टाइम जो है ना इसको इसमें भेजा था के, तो के नंबर ऑफ टाइम ये चीजें प्रिंट होती। तो इस तरह अगर मैं एन कह लूँ, तो एन नंबर टाइम होती। तो इस खास सिनेरियो में जो है ना, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है निकालने का, लेकिन ये हर दफा जो है ना एप्लीकेबल नहीं हो सकती। इसमें तो 3-4 स्टेटमेंट्स थी, अगर एक कोई स्टेटमेंट 100-200 दफा हो, तो ये इस तरह से आप नहीं निकाल सकते, लेकिन निकाल सकते हो कम से कम स्टडी पर्पज के लिए जो है ना, आप ये चीज यूज करके किसी भी फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। लेकिन जो मोस्ट वाइडली तरीका यूज होता है वो होता है रिक्वेस्ट रिलेशन का। वो आप आगे देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखें जी, ये फंक्शन है हमारे पास। अच्छा, अब मैं इसका ज्यूम करता हूँ कि इस फंक्शन की जो है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन है। अभी मुझे नहीं पता है क्या है, ठीक है? तो मैंने कहा था नीचे, जी अगर मुझे किसी भी फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी हो तो क्या करना है, उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है उनको बारी बारी प्लस कर लो। अभी एक मिनट पहले मैंने आपको लोगों को ये बात बताई है। जी सर। तो एक तो होगी ये, एक हो गई ये, और एक हो गई ये, ठीक है? जी सर। अच्छा, ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। वो ठीक क्यों नहीं है कि क्योंकि देखो ये तो है बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन मैच हो रही है, ये भी प्रिंट एफ हो रही है, ठीक है। लेकिन जो ये कॉल है ना, ये सिंपल कॉल नहीं है, ये अपने आप में एक फंक्शन को अगेन कॉल है। तो इसको जो है ना हम 1 नहीं लिख सकते कि ये एक दफा कॉल होगी, नहीं। अभी कितनी दफा कॉल होगी इसको देखो हम एक ट्रिक से निकालते हैं। अगर एक चीज जो है वो n कह लो कि इनपुट ले रही है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन मैंने कहा है, तो अगर n-1 ले रही होगी तो उसको मैं क्या कहूंगा? टी एन टी माइनस ऑफ वन एन कह माइनस सकता हूँ, जी सर कह सकते हैं। ठीक है। तो ये ये चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। सर ये प्रोग्रामिंग कब खत्म होगी? मींस कि ये प्रोग्राम आप करवाते हैं। मैं प्रोग्राम तो नहीं करवा रहा। सर ये मतलब हमारे डेली यही वाले प्रोग्राम चल रहे होते हैं, मतलब आप एक हर उसका ये वाला मेथड बताते हैं कोडिंग वाला, तो इसका चले मतलब बताएं जी, टेस्ट चले आना, मैं पहले भी कह रही चले थी, आप, हमें तो कुछ मुझे समझ भी नहीं आती थी। अच्छा मैं रेक्वेस्ट रिलेशन कैसे बताऊं आप लोगों को, बताओ जी। इसके अलावा मुझे कोई तरीका बता दो, मैं बता देता हूँ। लेकिन सर इसका हमें कोई एडवांटेज नहीं है, इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन कोई नहीं होते ना एडवांटेज इस नहीं है। तरह। टाइम कम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, बताओ जी फलां चीज दिया गया, इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी बताओ, कैसे बताओगे? सर ये तो रिटर्न में भी आते हैं सवाल। आते हैं, बिल्कुल आते हैं जनाब, रिक्वेस्ट रिलेशन वाले तो लाजमी आते हैं।
सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रिकर्जन जो है डीएसए का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल जनाब, ये रिकर्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आगे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो इसका यूज करते हैं। ट्री देख लो, जितनी भी ट्रेवर्सल्स हैं वो सारे रिकर्जन बेस्ड है। सर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना उनको लिए डिफिकल्टी होगी बहुत ज्यादा ना, जब पहली बार हो नहीं, मैंने जाएगा जब वो दूसरी बार करेंगे। एक आधा ही कोड है, मैंने कोड खत्म कर दिया। अब वो उनकी बात ठीक थी, मैंने अब खत्म कर दिया, लेकिन ये चीजें जरूरी हैं इस चीज को समझाने के लिए। अब मैं कैसे समझाऊं कि आप एक, और मुझे समझ नहीं आती, फिर मजबूरी बन जाती, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया कि मुझे फ्रंट टाइम पे कंपाइल ना करने पड़े। तो अभी देखो, चलो इसको देखो, वगैरह टाइम इस तरह निकल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी 1 + 1 + सर t(n-1) जी। सर अभी पिछली एग्जांपल में आपने कहा था ये जो फंक्शन कॉल वाली स्टेटमेंट है इसका हमने टाइम जी। नहीं काउंट करना, लेकिन नहीं इधर आप करना, कर उसके रहे हैं। टोटल का करना है, पूरे फंक्शन का बताना है। जी ठीक है सर। अच्छा जी देखो, सर ये टीम पिछली n-1 कैसे आया? n-1 कैसे आया? जी देखो, मैंने कहा है कि एक फंक्शन है, अगर वो n ले रहा है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कह रहा हूँ t(n) है, तो अगर वही फंक्शन n-1 इनपुट ले रहा है तो उसकी मैंने क्या दिया, n-1 है। n की जगह बस मैंने n-1 पुट किया है और कुछ भी नहीं किया। जी ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज करके लिख लेता हूँ। t(n) = t(n-1 + 2)। ठीक है, जी सर। तो बस यही आपका रेकन्सिलेशन है इस स्पेसिफिक फंक्शन का। इसको आप कैसे लिखते हो देख लो। सर ये दोबारा जरा क्लियर अब कर दें ये लाइन। सर ये जो +2 लिखा है, ये दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, एक कंडीशन पर और एक नीचे प्रिंट एफ पे, ये उसकी वजह से लिखा है? जी जी, ये 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 ठीक यूनिट ऑफ ठीक है टाइम सर। इसने लिया, 1 यूनिट ऑफ टाइम इसने लिया। तो यही आपका रेकन्सिलेशन है। आप कैसे लिखते हो इसको? t(n) लिखोगे, ये दरमियानी ब्रैकेट डालते हो बड़ी सी, और यहाँ पे लिखते हो t(n-1 + 2) इस कंडीशन में अगर आपका n > 0 से। यही कंडीशन थी ना मेरे पास, बेस देखो। और अदरवाइज 1 होगी अगर n = 0। तो इस तरह ये लिखा जाता है, लेकिन इसको सॉल्व करना होता है। इस तरह भी आपको दिया जा सकता है कि ये रेकन्सिलेशन है, इसको सॉल्व करके एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। तो आपने रेकन्सिलेशन तो बनाना सीख लिया है, किसी भी फंक्शन का रेकन्सिलेशन कैसे बना सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व भी करना है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। अच्छा, ये इसका सॉल्व करने का तरीका है सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप इंडक्शन मेथड भी बोलते हो। सब्स्टिट्यूट करना है आपने। कैसे सब्स्टिट्यूट करना है आप देखना। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूं। यहाँ तक क्लियर है या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये जैसे मैंने बनाया है क्लियर है, क्लियर है ठीक सर। क्लियर है सर बिल्कुल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। ये चीजें मुश्किल हैं जो पहले आप लोग पढ़े हुए हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और एक बड़े मजे मजे के सब्जेक्ट। अभी एक मुश्किल सब्जेक्ट शुरू हो गए हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल है सर जी। कोई नहीं, खैर हम कोशिश करेंगे आसानी के साथ इनको समझें। तो ये चीज मेरे पास आई थी जी, t(n-1 + 2)। अच्छा, ये +2 को जो है ना, जब भी आप सॉल्व करने लगोगे इसको 1 बना दोगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हुआ, यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हुई तो उसको आपने 1 कंसीडर करना, जितनी भी हुई। तो इस तरह इसको लिख लोगे सबसे पहले। अच्छा, अब देखो ये t, अगर इसकी जगह मैं जैसे पहले किया था मैंने n-1 पुट करूं, तो सिर्फ इस n की जगह भी n-1 आ जाएगा। n-1 और -1 एक -1 के साथ पहले ही है। ठीक है, और +1 ये अलग से। स्टेप की समझ आई है? जी सर। सिर्फ जी n की सर। जगह मैंने n-1 पुट किया है। नहीं यार, बल्कि इस तरह नहीं, 1 मिनट, इसको नहीं लेते हम, सिर्फ अगले पार्ट को लेते हैं। अच्छा सर अब तभी 2 देखो, को 1 क्यों किया है, इसकी क्या रीजन है? मैंने बताया कि जो कांस्टेंट इसके साथ होगा ना, रिलेशन के साथ, t वाली एक्सप्रेशन के साथ, वो जो भी हुआ 1, 10, 10,000 जो भी हुआ, उसको आपने 1 कंसीडर करना है कि एक ही यूनिट टाइम में होगा। जनरलाइज कर रहे हैं ना हम इसको। बिल्कुल। अच्छा देखो,
ये चीज मेरे पास आ गई। तो अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने Tn-1 निकालना है, ये अलग से मैं कर रहा हूँ, रफ अमल कह लो बेशक। तो इस n की जगह मैं n-1 पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखो n-1 और +1 ये अलग से है, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। बस इसकी जगह जो है ना मैंने ये पुट करना है, ये तो वैसे ही रहेगा Tn वाला। तो अभी मैंने n-1 निकाल के दिखाया, ये आया है। तो ये कैसे है, Tn-2 और +1, और ये +1 ऐसे ही आएगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है क्योंकि ये माउस के साथ लिखना बहुत मुश्किल होता है, गुजारा करना। तो मेरे पास ये एग्जैक्ट बन गई T(n) = Tn-2 + 2। ठीक है। अच्छा, अब Tn-2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो सर ये पिछली लाइन की समझ नहीं आई। इसकी। सर ये पीछे वाली सर, ये +2 किस तरह हो गया? अल्लाह, एक तो देखो ना ये 1 है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जी सर। और एक ये वाला भी तो है जो इसके साथ आ रहा था। नहीं समझ आ रहा? ये आ गए सर ये सर। तो वही वही वन है। नहीं, सर ये बस वही नहीं है भाई, सर कौन वही कह रहा है वन वही है है? सर। आपने सिर्फ n की वैल्यू n-1 पुट की है, ये जी 3 जी, कैसे देखो बन ना। गया? लो जी, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सफाई से लिखूंगा। सर किसी टेक्स्ट एडिटर में बना दें, कोई बात नहीं। हाँ यार, वैसे इसको ये कर लेते हैं, ये अच्छा मशवरा है। नोटपैड पे बना। हाँ, ये तो चीज बनाई जा सकती है, सही कह रहे हो। हाँ जी, शो हो गई है। जी सर। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर जी लेता हूँ। सर। देखो मेरे पास इस तरह का फाइनल चीज बनी है। n-1 और +1, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार जो n-1 है ना, इसको तो हम ऐसे रखते हैं। इसको मैंने खोल के लिखना है। एक मिनट, मैं नई फाइल बना लेता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं आप ओपन करने लगा हूँ। तो T(n) मेरे पास क्या है, इस फाइल से देखो, इधर गई भाई। ये देखो, ये Tn(n) मेरे पास ये है, ऐसे ही है। जी सर। इसको मैं यहां से करने लगा हूँ कॉपी। और इस T(n) की जगह पुट करने लगा हूँ, ठीक है। स्क्रीन हैंग हो गई। हाँ जी, हैंग हुई पड़ी है। जी नहीं सर, ठीक है। ठीक है यार, क्यों ऐसे कह रहे हो? सर मेरी तो हैंग है। सबकी हैंग है जी? अब नहीं सर। नो सर। नहीं सर, चल रही है। देखो मैं इसकी रिज्वाइन कीमत कर। मैंने निकाली। तो मैंने Tn-1 की कॉपी की हुई है, वो मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब बोलोगे नहीं, मुझे कैसे समझ आएगी? आप लोगों को नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? सर नजर आ रहा है। जी जी, अब ठीक हो गई। सर आ रहा है ना सर? ठीक है, ठीक हो गई है, थैंक यू। ठीक है। अरे ये सारी चीज जो है ना मेरे पास, यार अब मुझे अब
वहां तक जब तक नहीं पता चलेगा, इस तरह क्लियर नहीं हो। यहीं से देखो भाई, इस टी ऑफ एन की जगह मैं इस ये एज अ होल पुट करने लगा हूं। अगर आप समझ सकते हो तो देखो, एन माइनस -1 और +1। इस चीज की समझ आई है क्या हुआ है? यस सर, जी आ गई है। क्या है ये बताओ मुझे। जी सर, आपने सब्स्टिट्यूट किया सर। सब्स्टिट्यूट किया है। देखो ये जो टी ऑफ एन है ना, उसकी एज अ होल कीमत मेरे पास ये है, तो ये 1 तो वही निकालो ना जो ये वाला है। इस बाकी इस टी ऑफ एन की जगह मैंने इसको एज अ होल पुट किया है, और वो ये चीज आ गई है। जैसे चुप हो ना, नहीं मुझे आई लग समझ रहा है सर। नहीं समझ आ रही। अब मैं कैसे समझ आ समझाऊं गई सर। इसको? यार जिनको आ रही है उनको तो समझ आया ना, लेकिन बाकी लोग काफी सारे आ नहीं रहे, उनको मैं कैसे समझाऊं? नहीं सर, सब्स्टिट्यूट सर, ये ये माइनस बताया ना देखो ना, सर, ये वाला माइनस तो ये पड़ा है, और ये टी ऑफ एन की ये जो तो है, ओरिजिनल ये वाला कीमत दूसरा -1 सर स्टेप तो वाइज दूसरे कर लें, तरीके सर के साथ स्टेप आ रहा वाइज है कर ना, लें सर। है स्टेप वाइज। तो इसको सर स्टेप वाइज क्या करूं? सर, इसका एक बेहतरीन हल बताता हूँ मैं। सर, जो ऊपर वाली हाँ स्टेटमेंट है ना, तो ये उसको टेक्स्ट को ऊपर वाली हाईलाइट कर statement- लें सर, वो कलर यूज सर कर लें। सर जरा ऊपर वाली स्टेटमेंट पे जाइएगा कर्सर लेके, जी मैं चला गया हूँ राइट साइड पे जाएं जरा, राइट राइट साइड साइड पे। पे। जी जी, हाँ इस ये सर जो जी टी ऑफ एन है, सर इसको ओपन कर दे, एक दफा लिख दे टी ऑफ एन और साथ लिख दे -1, फिर इनको क्लियर होगा। टी ऑफ एन अकेला कर दे, -1 अकेला कर दे, फिर वो टी ऑफ एन को आप सब्स्टिट्यूट कर दे, शायद ऐसा फिर कह रहे आसानी हैं? हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, वो ऊपर तो वो फिर उसको रिप्लेस कर देंगे ना टी ऑफ एन की वैल्यू से। ये असल में -1 सर का इनको यही है ना प्रॉब्लम। सर, पहले n की जगह n-1 पुट किया और फिर दोबारा n की जगह n-1 पुट किया। ऐसे ही कर रहे हैं ना। देखो जहां पे एन एन आएगा ना, टी ऑफ एन, ये टी ऑफ एन आपने पूरा लेना है, उसकी जगह ये पूरी वैल्यू आएगी ये वाली। तो देखो जहां पे टी ऑफ एन था उसकी जगह मैंने ये पूरी वैल्यू अगेन लिख दी है, टी एन -1 और ये +1। अब ये वाला +1 तो अगेन आना है नीचे। यही तो मैं बता रहा था, जो पूछ रहे थे कि 2 कैसे हो गया ऐसे। अच्छा 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 अच्छा। आप ये देखो ना, जहां पे भी टी एन आएगा ना, आपने उसकी जगह ये वैल्यू लिखनी है बस। ठीक है, समझ आ गई है? एक बात पूछनी है। जी पूछें। सर, तो -1 हम ये कह रहे हैं। क्या कह रही हो? सर, ये जो टी ऑफ एन की जगह आपने पूरी वो वाली ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के लिख दी है। क्वेश्चन जी ये जी। है कि जो -1 है ये कहाँ से आया? कौन से वाला -1? जो हाईलाइट हुआ है, ये आगे वाला? जी जी बिल्कुल, आगे वाला। ये वाला? नहीं सर, सर देखे ना, हाँ एक मिनट में कलर करता हूँ, मुझे बताइएगा। सब की जगह मैं कलर पूरी कर रहा हूँ। वैल्यू पड़ी है वो उठा के लिख दी है। अब ये हाँ जी जी बिल्कुल, ये वाला, ये जो आप नीचे रेड के ये वाला -1। ये यही वाला आया है ना इसके साथ, ये वाला उठ के इधर आ गया। देखो टी ऑफ एन में एज अ होल टी एन -1 +1 है, तो वो मैंने बिल्कुल एन की जगह, टी ऑफ एन की जगह ये चीज आ गई टी एन -1। तो ये -1 तो इसके साथ ही आएगा ना नीचे। वो तो मैंने नहीं छेड़ा, मैंने तो सिर्फ टी ऑफ एन की वैल्यू लिखी थी। टी ऑफ एन की वैल्यू थी टी एन -1 +1। तो टी ऑफ एन -1 ये आ चुका है और +1 ये आ चुका है। तो ये वाला +1 एज इट इज आ गया और ये वाला -1 एज इट इज आ गया। तो मैंने क्या किया? और कुछ भी नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं सर तो। जी, जी सर क्या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो ऊपर t इंटू n-1 है, ये वो जी प्रोग्राम के अंदर माइनस करवा रहे थे कंडीशन के अंदर एक एक करके, ये और जी 7 + 1 जो है, ये वो जो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है कि एक मर्तबा हुआ, जी। और फिर नेक्स्ट फिर ये n-1 तो पहले एक ये बार आगे हो अच्छी गया था। चलेगा आगे। अब अगली स्टेटमेंट देखो, नहीं सर, क्योंकि ये मैं मैंने, सही मुझे तो बहुत अच्छा चीजें आती है मैं ना। गलत हूँ, लेकिन मैं अगली नहीं देखो, कर रहा हूँ। अगली में आप नहीं सर, इसको मैं मैं सही कह रहा हूँ या गलत हूँ? मैं यानी जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आई फैसल भाई आपकी।
सर मैं ये और कह मुझे रहा तो था ये बगैर देखे पे आ जाता है क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस बहुत की हुई है कि नेक्स्ट कैसे निकालनी है। हमें नहीं आता ना ये इसलिए लो। हम पूछ रहे हैं। तो ये वही तो मैं समझा रहा हूँ। अब तो हम इसको के चलाएंगे सर ये कब तक चलना है, जब तक मतलब फंक्शन कॉल वही होनी तो है, जैसे हमारी 3 बार हुई है। यही मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे नेक्स्ट चलने दो तो के तक चलाएंगे और जी यहाँ जी पे सर, प्लस के आ जाएगा। तो आगे मैं कहूंगा कि ये मेरे पास n माइनस n इज इक्वल टू के हो गया है, या हम कह सकते हैं n माइनस के मैंने 0 के इक्वल कर दिया है और n इक्वल हो गया के। तो जहाँ पे आप मेरे पास के है वहां पे मैं n पुट कर दूंगा। और इस के की जगह मेरे पास आ जाएगा n। तो टी ऑफ n माइनस 1 0 और प्लस n एज इट इज, टी ऑफ 0 1 और ये प्लस n। ये चीज नहीं निकल आई ऑर्डर ऑफ। जी सर निकल आया। ये वही चीज तो निकल आई सर ऑर्डर ऑफ n। सर टी ऑफ 0 ये 1 चीज की इक्वल प्रैक्टिस से आएगी, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। देखो मैंने अभी एक सेकंड भी नहीं सोचा, ये मेरी इतनी प्रैक्टिस है मास्टर थ्योरम को लेके, मुझे हर चीज एग्जैक्ट याद होती है कि कैसे आएगी। अब मैं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन की समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। देखो टी ऑफ एन आप लगाओ कि जहां पे भी टी एन ऑफ एज अ होल आएगा ना उसकी जगह आपने ये लगाना है पूरे का पूरा। सर ये बहुत ठीक है इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहली जो ब्रैकेट है जी ना इसको दो हिस्सों में कर दें, टी ऑफ एन अलग और माइनस लगा के टी ऑफ 1 अलग कर दें। सर यही मैंने आपको कहा था कि इसको ना जरा सेपरेट कर देंगे तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। टी ऑफ तो एन जो सर लगा कर दें यहाँ पे इस ब्रैकेट तरह जी कह रहे हो ये जी जी बिल्कुल ये नहीं समझ आ गया। अब इस तरह कह रहे सबके हो। लिए। हाँ जी सर टी बेशक यहाँ से हटा दे जी, इस तरह टी हटा दे बेशक यहाँ से, अच्छा अच्छा टी हटा दे। हाँ जी आप समझ आएगी। अब समझ आएगी सबको। अब जरा बता दें इनको कि यहाँ पे हम टी ऑफ एन की आप वैल्यू को टी ऑफ रिप्लेस एन की जगह वो ऊपर वाली वैल्यू जो आपने फर्स्ट लिखी थी वो सारी इनपुट कर दें। ये वाली तो यही तो कर रहा हूँ यार मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ। सर आप कर रहे हैं बहुत लेकिन कंफ्यूजिंग थी लेकिन अब क्लियर है। एनालिसिस एल्गोरिथम ऑफ एनालिसिस का नहीं ना पढ़ा हुआ, उनके लिए प्रॉब्लम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिन्होंने पहले नहीं की हुई। चलो अब इसको देखो फिर, मुझे किस तरीके से आती है जैसे मैंने आप लोगों को बुक करके दिखाई है। अब इससे आसान तरीका या मुश्किल, इसका यही तरीका है ना, इसमें कोई आसान तरीका है ना कोई मुश्किल तरीका है। रेफरेंस रिलेशन में आपने सब्स्टिट्यूट करना है हर दफा, एक नई नीचे वैल्यू कम करने के साथ साथ उसको सब्स्टिट्यूट करते आना है। यहाँ तक कि आप एक पैटर्न नोट करोगे। अब मैंने ये पैटर्न नोट किया कि यार जो n के साथ वैल्यू आती है ना वही यहाँ पे प्लस हो रही है। पहले मैंने 1 के साथ चेक की बिल्कुल वही थी, फिर मैंने 2 के साथ चेक की -2 था, बाहर भी +2 आया। मैंने एक दफा मजीद -3 के साथ चेक किया, मुझे पता चल गया 3 आ रही है। तो मैं एक जनरलाइज फॉर्म पे पहुंच गया कि अगर यार मैं इसको के टाइम चलाऊं ना तो मेरे पास ये रिलेशन बनेगा Tn - k + k। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि के को मैं इतना छोटा, n को मैं इतना छोटा करता जाऊं कि वो के इक्वल हो जाए। दूसरे लफ्ज में कह सकता हूँ कि n - k 0 हो जाए। यानी कि मैं प्रॉब्लम को डिवाइड करते 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 इतना छोटा ले आया हूं कि एक ऐसी कंडीशन आ गई है, बेस कंडीशन आ गई है जिसका जवाब मुझे ऑलरेडी मालूम था, 0 का मुझे ऑलरेडी मालूम था। तो मैं इस स्टेज पे ले आया, बस उसके बाद जहां पे के था मैंने इनपुट किया, इस के की जगह इनपुट किया, इस के की जगह इनपुट किया, तो मेरे पास ये चीज निकल आई Tn - 1 + n। n-1 n ये 0 हो गई और ये n एज इट इज आ गया। टी ऑफ जो 0 है उसको हमने 1 लिया हुआ है और n का n आ गया, तो ये ऑर्डर ऑफ n आ गया। सर टी ऑफ 0 1 की इक्वल जिनको ये नहीं समझ आ रहा ना वो रिकॉर्डिंग देखिएगा, अगर फिर भी नहीं आता ना फिर मैं कल को इससे आसान तरीका ढूंढूंगा कि आप लोगों को समझा सकूं। सर टी ऑफ 0 का सिर्फ बता दे वो 1 की इक्वल कैसे हुआ। यार जिस चीज की भी कोई भी चीज कह लो एक्सप्रेशन की ताकत वगैरह 0 होना उसका हम 1 लेते हैं रिलेशन में। मैथमेटिकल में मेरे ख्याल में इस तरह ही लेते हैं। किस चीज की पावर 0 तो क्या करते हैं उसको जी 1 1 होता ठीक है 1 से 0 वही वाला हिसाब है इधर। ठीक है सर डीएस से थोड़ा मुश्किल है, तो आप सर अगर स्लाइड एक दिन पहले दे देंगे तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बिल्कुल भाई मैं दे दिया करूंगा। कल सर से उससे मैं थोड़ा दे सा दूंगा। होमवर्क हो जाएगा ना तो फिर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। काफी अर्सों से पढ़ा नहीं हुआ सर। ठीक है मैं कर दिया था। ये तो अभी रेक्रेसलेशन तो बहुत आसान सब्जेक्ट वो टॉपिक है, आगे निकलो। अच्छा ये आपकी पहली असाइनमेंट है जी, स्टैटिक वेरिएबल का क्या बिहेवियर होता है रिकर्जन के दौरान। स्टैटिक वेरिएबल आपने याद रखना है कि पूरे प्रोग्राम के लिए सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी बनती है। जब भी नई फंक्शन कॉल होगी तो अगेन जैसे हम अभी देख रहे थे कि n 3 के साथ बनता था, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ, इस तरह नहीं होगा।
स्टैटिक वेरिएबल एक दफा बन गया, उसकी वैल्यू जो है वो जितनी भी रिकर्सिव कॉल होगी सबके लिए सेम रहेगी। वो आपने देखना है क्या होगा कि आगे जो आखिरी इसका कोई असाइनमेंट है ना, वो स्टैटिक वेरिएबल वाली बनाई है। ये अच्छा ज्यादा आगे देखो इंटरव्यू देखो के इम्पोर्टेंट है। पढ़ना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बगैर जो है ना कंप्यूटर साइंस के आप कोई भी प्लेसमेंट जो है ना वो नहीं ले सकते। अच्छा जरा जल्दी से इसको देख लेते हैं। रिकर्जन की टाइप्स देखो जी, टेल रिकर्जन, हेड रिकर्जन, ये दो आप पढ़ चुके हो। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास ट्री रिकर्जन है, तीसरी टाइप्स, फिर इनडायरेक्ट रिकर्जन है और एक नेस्टेड रिकर्जन है। ये हम देखते हैं क्या है जी। अच्छा टेल रिकर्जन देख लो क्या है जी। अ रिकर्सिव फंक्शन इन विच द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन। हमने देख चुके हैं, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको पता चल जाएगा। ऐसी रिकर्सिव फंक्शन या ऐसी रिकर्सिव कॉल जिसमें जो अगेन रिकर्सिव कॉल होगी वो उस फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट होगी, यानी उसके बाद फंक्शन एंड हो जाएगा। वो मौजूदा कह लो कि कॉल जो है ना एंड हो जाएगी, मजीद कोई स्टेटमेंट नहीं होगी। इसके ऐसे रिकर्जन को हम बोलेंगे टेल रिकर्जन। नथिंग इज लेफ्ट टू एग्जीक्यूट आफ्टर द रिकर्जन कॉल। रिकर्जन कॉल के बाद जब वापस रिटर्न आएगा, रिटर्न कॉल होगी, वो देखेगा कि उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो वो पिछली कॉल पे चला जाएगा। इट इज इजी टू कन्वर्ट टेल रिकर्जन इनटू लूप। हम देखेंगे कि टेल रिकर्जन को लूप में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बल्कि ये रिकमेंड किया जाता है कि जहां पे आप टेल रिकर्जन को यूज कर रहे हो ना, उससे बेहतर है कि आप आइटरेशन को यूज करो। और एक बात कि जो कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज होती है किसी भी कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन के दौरान, उसमें तमाम के तमाम तो नहीं, खैर जितने भी अच्छे कंपाइलर है ना, वो टेल रिकर्जन को खत्म करके उसको लूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात याद रखिए। तो लो ये एग्जांपल देखो, हम पहले भी देखा है। अब इसमें देखो जो रिकर्सिव कॉल है ये बिल्कुल लास्ट वाली है, इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है। ऐसे ही है जी सर। बोलो तो सही। जी सर। जी सर। जी सर। इसकी भी क्या, इसकी भी समझ नहीं आई? आ गई है आ गई सर। ठीक है, तो ये टेल रिकर्जन होती है जिसमें रिकर्सिव कॉल उस फंक्शन की लास्ट कॉल हो। तो इसके आउटपुट मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रिंट होगी, साथ साथ प्रिंट होती आएगी। अच्छा अगली देखो जी, हेड रिकर्जन है। If a recursive function calling itself and that recursive call is the first statement in the function, then it is known as head recursion। ये तो लास्ट थी ना। अगर आप देखो जैसी फंक्शन रिकर्सिव कॉल हुई है और कंडीशन वगैरह चेक करने के बाद पहली कॉल अगेन रिकर्सिव कॉल है, तो ऐसी रिकर्जन को आप बोलोगे हेड रिकर्जन। देयर इज नो स्टेटमेंट, नो ऑपरेशन बिफोर द कॉल। उस कॉल से पहले कोई स्टेटमेंट नहीं चलती, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, डायरेक्ट रिकर्सिव कॉल हो जाती है। द फंक्शन डज नॉट हैव टू process or perform any operation at the time of calling। तो कह रहा है कि उससे पहले या उस वक्त जो आपके प्रोसेस है वो कोई और का कह लो कि प्रोसेसिंग नहीं कर रहा होता। कैसे नहीं कर रहा होता हम देखते हैं इसको। अच्छा एक मिनट, ये एक चीज है, इसको देखो। तो अभी हमने ना टेल रिकर्जन देखी है, मैंने बताया था कि इसको लूप में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। लेट्स से इसको मैं लूप में कन्वर्ट करने की ट्राई करता हूँ। तो मैंने ये n ग्रेटर देन 0 इसी तरह लिख लिया, बॉडी बनाई, प्रिंट करवाया, और n-1 कॉल की जगह मैंने जो है ना डिक्रीमेंट कर दिया, और इसको मैंने वाइल कर दिया। तो आप देखोगे इस लूप के काम करने का, कोई भी चीज प्रिंट करने का जो एक पैटर्न है ना, वो बिल्कुल सेम है जैसे ये रिकर्सिव कॉल थी। तो हमें पता चल गया कि जो बात बताई गई थी कि टेल रिकर्जन को लूप में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। अभी हम हेड रिकर्जन पढ़ लिया, अभी इसको देखते हैं। देखो जी ये हेड रिकर्जन है। कैसे है जी, जैसे ही रिकर्सिव कॉल हुई, कंडीशन चेक करने के बाद पहली कॉल, रिकर्सिव कॉल जो है वो पहली है, उसके पहले कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, तो ऐसी रिकर्जन को हम बोलते हैं हेड रिकर्जन। और इस टाइप की रिकर्जन को लूप में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। लेट्स से कि मैं पहले वाला स्कीम चलाता हूँ, तो मैंने n ग्रेटर देन 0 किया, तो फंक्शन n-1 को मैंने n- किया था, और यहाँ से जो है ना मैंने प्रिंट करवा दिया। तो ये देखो जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट है ना वो नहीं दे रही। ये की जा सकती है, ये नहीं कि ये नहीं की जा सकती, की जा सकती है, लेकिन ये तो छोटा सा फंक्शन है तो इसको तो मैं भी कर दूंगा। लेकिन जो बड़े फंक्शंस होंगे, जो रिकर्सिव होंगे, उनको खासतौर पे जो हेड रिकर्जन वाले फंक्शंस हैं,
उनको लूप में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये अगर ऐसे कोई आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है रिकर्जन में जो कि हेड रिकर्जन से हुआ है, तो उसको बेहतर है कि लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना की जाए। तो देखो जाके तीसरे नंबर पे हमारे पास ट्री रिकर्जन है। अच्छा, इफ अ रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ फॉर वन टाइम देन इट इज नोन एज लीनियर रिकर्जन। अब देखो इस फंक्शन में जो है ना, फन फंक्शन में रिकर्सिव कॉल सिर्फ एक दफा थी, यानी ये फंक्शन अपने आप को सिर्फ एक ही दफा कॉल कर रहा था, उसके बाद कोई और स्टेटमेंट थी और फंक्शन है। तो ऐसी जो दोनों आपने पढ़ी है लीनियर हेड और टेल, इनको हम लीनियर रिकर्जन कहते हैं, यानी कि वो फंक्शन अपने आप को सिर्फ एक दफा रिकर्सिवली कॉल कर रहा था। अच्छा, कोई ऐसे आपने फंक्शन देखे होंगे, लेट्स से फन फंक्शन मैंने बनाया, एक दफा यहाँ पे कॉल हुई रिकर्सिवली, कुछ स्टेटमेंट्स फिर बीच में आ गई, फिर अगेन सेम फंक्शन ने खुद को कॉल की रिकर्सिवली। तो इस तरह की अगर कोई रिकर्जन हो ना, तो उसको हम बोलते हैं ट्री रिकर्जन। इफ अ रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ फॉर मोर देन वन टाइम देन इट इज नोन एज ट्री रिकर्जन। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो जी, ये मेरे पास एक फंक्शन है, वही तो हम पहले पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। पहली कंडीशन चेक होगी क्या n से ग्रेटर है, हाँ जी। स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फंक्शन रिकर्सिव कॉल और फिर अगेन रिकर्सिव कॉल। तो इनके काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे हमने पहले देखे थे ना ट्रेसिंग ट्री, उससे ये बड़ा डिफरेंट होते हैं। लेट्स हम इसको बनाते हैं, फन फंक्शन को मैं 2 पैरामीटर पास करके बनाता हूँ, कि 3 से तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो देखो जी कैसे बनेगा, अब इसको समझना है। f2 को मैंने कॉल किया, फंक्शन यहाँ कंट्रोल यहाँ इंटर हुआ, कंडीशन चेक हुई क्या n 0 से ग्रेटर है, हाँ जी ग्रेटर है, प्रिंट कर दो जी n को। तो लो जी मैंने n को प्रिंट कर दिया 2। फिर वो कहता है कि फंक्शन सेम फंक्शन को कॉल करो लेकिन n-1 के साथ, यानी कि 1 के साथ। तो दूसरी स्टेटमेंट जो मेरी चलेगी वो चलेगी f1 के साथ। तो यहां से अगेन कॉल हो जाएगी इसी फंक्शन को। अगेन अंदर आया, चेक किया क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, अंदर आ गया कंट्रोल, प्रिंट कर दो जी जो भी n की वैल्यू है। n इस वक्त मेरे पास है 1, तो मैंने 1 प्रिंट कर दिया। अगेन सेकंड स्टेटमेंट पे आया रिकर्सिव कॉल, फिर n-1 0 के साथ इस दफा कॉल होगी। तो लो जी f0 के साथ मैंने कॉल कर दी। कॉल अगेन यहाँ पे गई, अंदर आया, कंडीशन चेक हुई क्या n 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं जी। तो कॉल यहाँ से वापस, अब देखो कॉल वापस यहीं पे आएगी, तो यहाँ पे एंड होगी, मतलब इसके कॉल आगे नहीं जा सकती। अब देखो जहां से लास्ट कॉल हुई थी वहां पे आई, उसने देखा ठीक है जी स्टेटमेंट होगी, अब ये स्टेटमेंट चलेगी और यहाँ से कंट्रोल अब वापस यहाँ पे आ चुका है। तो इसकी ये सेकंड रिकर्सिव कॉल अब चलने लगी है। देखो इसकी सेकंड रिकर्सिव कॉल चली n-1 यानी 0 के लिए। तो अगेन यहाँ पे f0 के लिए एक और कॉल होगी, कॉल होगी, अंदर जाएगा जी कंट्रोल, चेक करेगा क्या 0 ग्रेटर से 0, नहीं जी, तो फॉल्स। तो इससे आगे मजीद नहीं जाएगा। तो इस लास्ट रिकर्सिव कॉल की दोनों रिकर्सिव कॉल कंप्लीट हो चुकी है। तो कंट्रोल अब जाएगा f2 के पास। तो f2 जब हमारे पास ओरिजिनल कॉल हुई थी उसकी ये स्टेटमेंट भी चल चुकी थी, अब ये कंप्लीट हो गई है। अब ये इसकी रिकर्सिव कॉल रहती है, अब ये एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे n हमारे पास था 2, तो अगेन कॉल होगी 2-1 यानी कि 1 के लिए। तो ये लो जी मैं थोड़ा सा साइड पे करके बना रहा हूँ, f(1) के लिए अगेन कॉल होगी, कंट्रोल अंदर जाएगा, कंडीशन चेक होगी क्या n 0 से ग्रेटर है, हाँ जी ग्रेटर है, अंदर आ जाएगा, वो कहेगा प्रिंट कर दो जो भी आपके पास n की वैल्यू है। मेरे पास n की वैल्यू है 1, मैंने प्रिंट करवा दी। उसके बाद अगेन रिकर्सिव कॉल है n-1 यानी कि 0 के लिए, तो यहाँ से एक अगेन रिकर्सिव कॉल होगी f0 के लिए। अभी मैं इस यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे वो अगेन जाएगा, चेक करेगा क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, कंट्रोल आगे नहीं जाएगा, कंट्रोल वापस। अब ये इसकी स्टेटमेंट चल चुकी है, अब ये स्टेटमेंट चलेगी और ये भी यहाँ पे n1 है तो f0 के लिए चलेगी, f0 के लिए चलिए, अगेन अंदर कंडीशन चेक हुई क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। यहाँ से रिटर्न हुई, उसके बाद जहाँ पे मेन में फंक्शन हुई थी तो इसकी आउटपुट होगी, देखो पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ और फिर 1 प्रिंट हुआ। ये ट्री रिकर्जन है। समझ आइए कैसे वर्क कर रहा है? जी सर। बाकी समझ आइए, वैसे बोल दिया है, कंसेप्ट बड़े मुश्किल है इसके रिकर्जन के।
ट्री है ना, तो ट्री की सूरत में हो रहा है सर, पहले खत्म करेगा हाँ, स्टेटमेंट, उसको खत्म करेगा, फिर दूसरे को। जैसे भी है ये ऐसी हैं, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकते क्योंकि रिकर्जन ऐसी इंप्लीमेंट होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट करने से आएगी। कम से कम हाथ से करो इसको, ट्रेसिंग ट्री बनाओ एक दफा। अच्छा जी, ये सेम फंक्शन जो है ना f(3) के लिए कॉल हुआ है। हमने ये किया था, देखो इतना पार्ट तो मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया f(2) के लिए। उसमें देखो पहले हमने 2 प्रिंट करवाया था, फिर 1 प्रिंट करवाया और आखिर में 1 प्रिंट हुआ। तो ये चीज हमने कर ली है। और अगर 3 के लिए करोगे तो ये इस तरह की बनेगी, देखो इतनी बड़ी। तो इसको थोड़ा सा देखना, और उसकी आउटपुट हमारे पास आएगी पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, और फिर ये आखिर में 2। इसकी हमारे पास इस तरह करके आएगी। ये प्रैक्टिस आपको होगी थोड़ा सा, इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये 3 वाली दे भी दी है। ये हमारे पास ट्री रिकर्जन जिसमें एक फंक्शन के दौरान सेम फंक्शन को एक से ज्यादा दफा रिकर्सिव कॉल हुआ हो, तो ऐसी रिकर्जन को हम बोलते हैं ट्री रिकर्जन। अच्छा, आगे हमारे पास है इनडायरेक्ट रिकर्जन। अब पहले जितनी भी हम पढ़ते आ रहे थे वो डायरेक्ट रिकर्जन थी कि फंक्शन अपने आप को खुद कॉल कर रहा था। जैसे फन फंक्शन था, वो फन फंक्शन को ही कॉल कर रहा था, अगेन कॉल कर रहा था। तो ये इनडायरेक्ट रिकर्जन उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें क्या है कि लेट्स से कि मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ए, वो फंक्शन बी को कॉल कर रहा है और फंक्शन बी इन रिटर्न उसको दोबारा कॉल कर रहा है। तो ये इस तरह की डायरेक्ट नहीं है लेकिन कॉल हो रही है, इस तरह साइकिल बना रहेगा। या हो सकता है कि 3 फंक्शन हो, फंक्शन 1 या फंक्शन ए फंक्शन बी को कॉल कर रहा है, वो फंक्शन सी को कर रहा है, और फंक्शन सी इन रिटर्न ए को कर रहा है, और फिर ए अगेन बी को कर रहा है, सी को कर रहा है। इस तरह साइकिल बना रहेगा, रिकर्जन हो रही है, रिकर्सिव कॉल हो रही है। तो इस तरह की जो रिकर्जन होती है इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन, कि डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे एक दूसरे को, बीच में कोई और तीसरे बंदा इन्वॉल्व है। तो इसको देख लो जी, ये इसका एक मैंने फंक्शन बना भी दिया है। देखो एक फंक्शन है जी ए, वो यहाँ पे कॉल कर रहा है फंक्शन बी को। कॉल यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट है, वो अगेन फंक्शन ए को कॉल कर रहा है। इसका हम ट्रेसिंग ट्री देख लेते हैं। लेट्स से कि मैंने जो है ना सर बस काफी है आज के लिए, सर ज्यादा हो जाएगा। ये अब कहाँ इनफ है सर? जो पीछे वाले ट्री हुआ ना उसकी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, वो जो फिर आएगा ये उससे ज्यादा हो जाएगा। सारे उससे मिलते जुलते हैं, ये मिलते जुलते ही हैं। एक आपको आगे भाई सारे आ सही जाएंगे। बात है, आज वो फील हो रहा है यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। हमारे लिए तो ये सर ये हमने अपने टेस्ट में पढ़ा था कोर्स वर्क में, एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये कंप्लेक्सिटी। देख तो लो, ये देख तो लो, वो ये ट्रेसिंग ट्री बन रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देख तो लो, देख ही रहे हैं इतनी देर से। देखो मैं फंक्शन ए को कॉल करने लगा हूं, मैं इसको सिर्फ ए लिख रहा हूं विद 20 इनपुट के साथ। देखो जी ए ऑफ 20 आ गया, कंट्रोल अंदर आया, कंडीशन चेक हुई, मैट हो गई। प्रिंट कर दो जी एन की वैल्यू, मैंने एन की वैल्यू 20 प्रिंट कर दी। रिकर्सिव कॉल फंक्शन बी को n-1 के साथ, ठीक है जी, बी को कॉल गई n-1 19 के साथ, वो कंट्रोल आ गया यहाँ पे। ये बिल्कुल आसान सा है। कंडीशन चेक हुई, क्या n ग्रेटर देन है 1 जी, प्रिंट कर दो n। लो जी मैंने 19 प्रिंट कर दिया। ए को कॉल करो, n/1 n/2 होना चाहिए था यहाँ पे, एक मिनट को थोड़ा सा सही कर, n/1 का तो कोई मतलब नहीं। सर्कल सेट करके यहीं से समझा दें। नहीं ये बात करूंगा यार, ये कोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कोर्स है, नहीं कवर होगा, फिर ये चीजें रह जाएंगी। थोड़ा सा जो है ना अब टाइम ज्यादा देना पड़ेगा मुझे, और आप लोगों को भी। यार मैं नहीं थकता, आप लोग क्यों थक जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। नहीं सर, थकते नहीं है, ये अजीब सी खुश्क सी चीजें हैं इसलिए। बस ऐसा है, मुझे तो बड़ा मजा आता है ये चीजें पढ़ाते हुए। सर आपको आती है ना? आप लोगों को तभी आएंगे ना, सीखोगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया था जी। देखो यहाँ पे अगेन ए को कॉल की जा रही है n/2, इंटीजर डिवीजन है, n/2 19/2 यानी कि 9। तो लो जी ए को मैंने कॉल कर दी 9 के साथ। अगेन कंट्रोल यहाँ पे, क्या n 0 से ग्रेटर है? हाँ जी है। प्रिंट कर दो n की जो भी वैल्यू है, n की वैल्यू मेरे पास है 9।
और फंक्शन बी को कॉल करो n-1 8 के साथ, लो जी कॉल कर दिया। अब तो आप लोगों को समझ आ रही होगी यार, आसान आसान सी चीजें हो गई। जी सर आ रही है। यहाँ पे इसके अंदर आ गया, कंडीशन मैच हुई, ठीक है, प्रिंट कर दो जी जो भी n की वैल्यू है, लो जी है वैल्यू प्रिंट। a को कॉल कर दो n/2 के साथ, लो जी a को मैंने 4/2 या 8/2 4 के साथ कॉल कर दिया। कंट्रोल अगेन a के पास, क्या 0 से ग्रेटर है? बिल्कुल है। n प्रिंट कर दो, लो जी 4 प्रिंट हो गया। 3 को कॉल कर दो, b को कॉल कर दो 3 के साथ, लो जी कॉल हो गया। कंट्रोल यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 1 है? जी बिल्कुल है, 3 प्रिंट कर दो और a को कॉल कर दो। अब n/2 3/2 1, a को कर दो 1 के साथ। कंट्रोल अगेन अंदर क्या n ग्रेटर देन है 0 से? बिल्कुल है जी, प्रिंट कर दो जी। a की वैल्यू अभी 1 है, आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये लो वैल्यू होगी जिसकी 1 प्रिंट होगी। b को कॉल कर दो n-1 के साथ, लो जी दूसरी कॉल b को 0 के साथ। कंट्रोल अंदर हुआ, अब देखो क्या n 1 से ग्रेटर है? नहीं, बस टर्मिनेट। कंट्रोल वापस यहाँ पे, नो लेफ्ट स्टेटमेंट, टर्मिनेट टर्मिनेट। तो ये इसकी आउटपुट है 20 19 9 8 4 3 और 1। इस तरह ये इनडायरेक्ट रिकर्जन वर्क करती है। इसमें बाकी वापसी वाली कॉल्स का हिसाब नहीं होता, क्योंकि एक फंक्शन दूसरा कर रहा है, दूसरा पहले कर रहा है, तो इसमें इतना ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होता। नेक्स्ट रिकर्जन देख लो। In this recursion, a recursive function will pass the parameter as a recursive call। अच्छा देखो, वो कह रहा है कि रिकर्सिव कॉल के अंदर एक और रिकर्सिव कॉल होगी। जैसे अभी हम कर रहे थे ना फंक्शन ए को कॉल इस तरह करके a 19 के साथ, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे a, उसके अंदर अगेन a और 19, इस तरह की कॉल, इस चीज को कहते हैं रिकर्सिव कॉल। यानी पहले ये वाली रिकर्जन का सॉल्व होगी, जो ये रिटर्न करेगी वो इसका पैरामीटर बन जाएगा, फिर उसके साथ वो वाली रिकर्जन चलेगी। इस तरह की रिकर्जन अभी कभी किसी कोड में देखो तो इसको हमने टर्म किया हुआ है एज अ नेस्टेड रिकर्जन। उसमें ये चीज जो है ना सर एकदम जी स्क्रीन रुक गई सर। चल जाती है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो जी, द इनपुट पैरामीटर ऑफ द रिकर्सिव कॉल इज द रिजल्ट ऑफ अनदर रिकर्सिव कॉल। के जो रिकर्सिव कॉल का पैरामीटर है वो किसी और रिकर्सिव कॉल्स का आउटपुट होगा। अभी हम इसको देखते हैं क्या मतलब। लो जी देखो, एक फंक्शन है, अंदर आया, क्या चेक कर रहा है, क्या एक कंडीशन है, ठीक है, वो कह रहा है कि इसको कर दो -1 के साथ, ठीक है, एल्स पार्ट में आ गया। ये हमारी रिकर्सिव कॉल है। देखो इसी फंक्शन को कॉल की जा रही है fun को, लेकिन उसके अंदर एक और रिकर्सिव कॉल है और वो कह रहा है कि n+11 के साथ उसको कॉल कर। इस तरह की कोई स्टेटमेंट हो उसको कहा जाता है नेस्टेड रिकर्जन। इसका हम एक्टिवेशन ट्री देख लेते हैं, देख लें। सर रहने दें नहीं सर। सर, क्यों? ये खत्म करना है आज मैंने। जी सर पढ़ाएं, अब सारे ट्री अभी देख लिए मैंने हैं, ये भी देख लेते हैं। हाँ, आज मैंने टावर ऑफ इनॉय भी पढ़ाना है। अच्छा लो जी, मैं कॉल करने लगा हूँ F95 के साथ। सर टावर नहीं तो जो है ना आज वो आपके सॉल्व करना लेक्चर पड़ेगा, वो के कल बाद कर ना ले। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर याद आ गए हैं, वो भी ऐसे जबरदस्ती पढ़ाते थे। यार कल मैंने बहुत कम सर पढ़ाया है। कल सर तो वो आप लोगों ने स्टैक में निकाल पढ़ कम लेंगे पढ़ाया सर, है। स्टैक में पढ़ लेंगे सर, वो स्टैक में पढ़ लेंगे सर टावर टावर ऑफ ऑफ इनॉय, नाइट। यार वो बड़े जी मजे का, वो बड़े मजे की चीज है, उससे आपको असल रिकर्जन समझ जी आना जी शुरू होगी। जी बिल्कुल सर, स्टैक में भी उसकी एप्लीकेशन जब आएगी उसमें देख लेंगे ना उसको। अच्छा चलो देखो जी, F95 के साथ मैंने कॉल किया, कंट्रोल इधर आ गया, चेक कर रहा है क्या n 100 से ग्रेटर है? नहीं, मेरे पास तो 95 है, तो ये पार्ट नहीं चलेगा, एल्स पार्ट में आ जाता है। कह रहा है कि रिटर्न करो फन और फन n+11। अच्छा पहले मैं इसको देखता हूँ ये क्या चीज है, तो इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सिर्फ f लिख रहा हूँ। n क्या है मेरे पास? 95 और +11 यानी कि 106। F106 के साथ सेम फंक्शन को कॉल जा, ठीक है जी। यहाँ से कॉल पहले सिर्फ इस चीज के लिए, अभी अंदर वाले के लिए, यहाँ पे जाएगी, चेक करेगा क्या जो अब n आ रहा है वो 100 से ग्रेटर है? हाँ जी 106 है, ठीक है, रिटर्न कर दो उसी 106 में से 10 माइनस करके 96, तो यहाँ से रिटर्न होगा 96 और ये पूरे का पूरा जो है अब 96 से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि अब कॉल की जा रही है सेम फंक्शन को 96 के साथ, अगेन यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा क्या 96 100 से ग्रेटर है? नहीं, तो ये पार्ट नहीं चलेगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा।
एल्स पार्ट में आके चेक करेगा कि रिटर्न कर दो फंक्शन को फंक्शन n+11 के साथ। अब 96+11 के साथ कॉल होगी 107 के साथ। 107 इधर गया, 100 से ग्रेटर है, हाँ जी, n-10 97 रिटर्न कर दिया जाएगा। 97 अब यहाँ पे आएगा, 97 के साथ अगेन कॉल होगी। क्या 100 से ग्रेटर है? नहीं, अगेन यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि चेक कर दो 97+11 108 के साथ। 108 अंदर गया, n-10 करके 98 रिटर्न किया, तो फन ऑफ 98 कॉल होगी। अगेन अंदर जाएगा, यहाँ से वापस चलेगा, इधर आ जाएगा 98+11 109 109 के साथ कॉल होगी। कंट्रोल अंदर आएगा, n-10 ये तो कभी 99 रुकेगा ही रिटर्न नहीं। है, नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा? 99 तक पहुंच गया ना, उसके बाद 100 होगा और ना उसके बाद डराओ भाई। 101 हो जाएगा। 101 जैसे ही होगा तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद रिकर्सिव कॉल नहीं होगी। तो इसको रन जावेद भाई काश कैसे आप निकलना? हमारे बंदे हाथ देख सकते। सर कोई 50-60 की क्लास में ना एक आधा बच्चा आप जैसा होता है जिसको प्रोग्रामिंग इतनी पसंद होती है। यार मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये चीजें मजबूरी है करवाना। चलो ठीक है, मैं तो नहीं करवाता, कल से कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं भाई। मुझे तो खुद ये बहुत अच्छा, ये देखो ये पढ़ा नहीं हुआ नहीं है सर, ये जिसने जी समझ आ गई इसकी। चलो ठीक है, पूरी कल फिर आगे ऐसे पूरी क्लास में मज़ीद जिब्रील है जिसे समझ आती है। भाई डेटा स्ट्रक्चर के मेरे भाई जी, मैं आपको उसमें भेज दूंगा जिब्रील भाई पीडीएफ में, पढ़ ले। ये चीजें यार, और मैंने कल डेटा स्ट्रक्चर सी में, ये तो सी में कल सब मैंने पढ़ा बताया रहे था हैं, ये तो ज्यादा आसान। ये कल मैंने इसलिए बताया था कि कल तैयार हो गया ना। रिकर्जन बहुत टफ सब्जेक्ट टॉपिक है अपने आप में ना। हाँ ये सिर्फ तो डेफिनेट डेटा स्ट्रक्चर आप आसान पढ़ा रहे हैं, सी में आसान है, मैंने C++ में पढ़ी रखी, बहुत ज्यादा मुश्किल है उसमें तो। इसलिए मैं सी में सर लिखता हूँ। ये डेटा स्ट्रक्चर से कितना वेटेज होता है? डेटा स्ट्रक्चर इसका कितना एमसीक्यूज में तो यार इतना खास नहीं आता ये। इंटरव्यू में सर मोस्टली ऑलमोस्ट कितने एमसीक्यू? इंटरव्यूज में यार ये चीजें इंटरव्यूज वाली हैं, ये वहां पे फंसाया जाता है आपसे। मैंने पहले भी बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सिर्फ पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो। जिस भी डिपार्टमेंट में है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में आप जा रहे हो, किसी प्राइवेट फर्म में जा रहे हो, एज अ प्रोग्रामर जा रहे हो, या कोई इस तरह की टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है वो डेटा स्ट्रक्चर्स है। ये चीजें क्योंकि मैंने तो पता नहीं कितनी दफा ये हाथ से की हुई है ड्राई रन, तो मुझे इनमें टाइम नहीं लगता। मतलब मुझे कोई इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया जाए ना, उसको ड्राई रन करके दिखाओ, तो मैं विद इन मतलब मिनट्स कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत है। ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस चीज को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसी तरह करोगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ये आप पे क्या होगा। बस आप 2-3 दफा रिकर्सिव कॉल करोगे, आपको पैटर्न मिल जाएगा। उसके बाद आप बहुत जल्दी उस चीज को कर लोगे, हाँ इस पैटर्न से कॉल हो रही है। 2 स्टेप्स के बाद बंदे को पैटर्न पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। ये लेट्स से इसी रिकर्सिव ट्री की बात करता हूँ। मैंने ये 2 चलाए थे ना, मतलब यहाँ पे मैं था 20 ने प्रिंट करवाया और उसके बाद 90, उसके बाद 9 और 8 करवाया। मुझे पता चल गया कि अब इससे जो है ना हाफ करता जा रहा है। ये 20 और 19 करवाएगा, उसका हाफ 9 और 8 4 और 3 उस तरह करते करते कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स से कि 100 से भी स्टार्ट हुआ होता ना, 100 और 99 करवाता, अलदा 49 और 48 करवाता, तो ये पैटर्न बंदे को फौरन मिल जाता है। 24 और 23 करवाता, इस तरह करके 2-4 चलती है, बंदे को समझ आ जाता है। और ये चीजें प्रैक्टिस से होती है, एक्सपीरियंस से होती हैं। और मेरी जो फर्स्ट डे की पहला क्वेश्चन वो था, स्टेटमेंट थी कि जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, जो आप खुद एक्सपीरियंस करके लर्न करते हो, वही देर पा है और वही सबसे मुश्किल है। ये जो पैसिव लर्निंग है ना, आप कोई चीज को करते हुए देख लो, जैसे खासतौर पे प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग कभी भी पैसिव से लर्निंग से आ ही नहीं सकती जब तक आप प्रैक्टिकल ना करो। यूनिवर्सिटी में अभी आपने ऐसे किया है कि सर पढ़ा रहे होते थे, बस देख लिया यार, नहीं करते, दाद पल लगाया और कर लिया, तो इसलिए तो फिर आज भी आपको ये चीज नहीं आती। कम से कम आज या अभी के लिए जो है ना, ये ड्राई रन करना स्टार्ट कर दो। यहाँ यार एक दफा करके देख ले क्या होता है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। 5 से 10 मिनट लगेंगे पूरी स्लाइड जितनी भी हमने पढ़ी है ना, इसकी ड्राई रन करने में। 10 मिनट में आपके सारे ट्रेसिंग ट्रीज हो जाएंगे। इसका फायदा ये है कि अभी तो शायद आपको लग रहा होगा पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन यार इसके बाद जब भी आपसे कोई क्वेश्चन आएगा ना, किसी भी लैंग्वेज कह रहा हूँ, रिटन टेस्ट में और कहीं भी, तो आपको ये चीजें आती होंगी, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो ये चीजें करने की कोशिश करो।
आगे फैक्टोरियल हम देखेंगे कल, ये भी है इसका। उसके बाद टावर ऑफ नायर, टावर ऑफ नायर मैंने कोशिश तो की है मैं अच्छे से समझा सकूं, बाकी देखते हैं कितना। हाँ जी सर ये जो आज लास्ट डेट है असिस्टेंट की और लेक्चरशिप की स्पेशल एजुकेशन जी में, असिस्टेंट हम्म असिस्टेंट का सर कोई क्या सिलेबस वगैरह क्या होता है सर उसकी तैयारी का? 80 नंबर जनरल नॉलेज, बल्कि उसको तो 100 का 100 जनरल नॉलेज है। अच्छा